बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। सर्दी का वेदर ही होता है, हाँ वेदर ही होता है। अब वो आप इंजॉय करे होंगे क्योंकि सर्दियाँ अच्छी खासी, अब दिसंबर वाला जो फैक्टर है वो आना शुरू हो गया। सुबह सुबह मुझे एहसास हो रहा था, लेकिन आज भी उस इंटेंसिटी की सर्दी नहीं है। इवन इट्स लाइक 18 दिसंबर, मतलब इस पिछले कई सालों पहले आप देखें तो दिसंबर में इस वक्त शदीद धुंध और सर्दी वाला फैक्टर होता है, लेकिन अब मुझे लगता है वो टाइम वो प्रोलॉन्ग हो रही हैं चीज़ें। लेकिन कोई बात नहीं, जितनी भी सर्दी है इसको एंजॉय करें, लेकिन एहतियात भी करें, साथ साथ गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और दीगर चीज़ों को भी आप करें और अवॉइड करें कि आप ना ये जो बोन फायर और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉग ना फिर आना शुरू हो गई है। ये रात को अगर आप लेट नाइट कभी वॉक के लिए या वैसे कहीं टेरेस पे बैठे हो तो आपको एहसास होता है कि दोबारा से कुछ एक धुंध सी है, लेकिन जाहिर है फॉग अभी प्रॉपर्ली आई नहीं है तो स्मॉग ही हो सकती है, तो इस पर अभी से एहतियात की जाए तो बेहतर होगा। अच्छा जी, कुछ खबरें। अगर आप रात को सोए थे और आपको खबर नहीं थी कि ओगरा ने जो गैस की कीमतों हैं उसमें 25% तक 25.78% तक जो इजाफे की मंजूरी दे दी है, लेकिन हतमी फैसला जो है वो वफाकी हुकूमत करेगी। लेकिन ये सजेशन है। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की जो औसत कीमत है 1778 रुपये 35 पैसे फी MM, और उसके अलावा सदर्न के लिए 1762 रुपीज़ 51 पैसे इस हवाले से अपडेट है। लेकिन अभी इस पे जो इतलाक है वो नहीं हुआ, लेकिन ये अभी ओगरा की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। तो ये मामला, आप परेशान ना हो, अगर आपके घर गैस आ रही है तो वो महंगी आएगी, ये आप अपने लिए आपको मेंटल तौर पर तैयार रखें जी। और दूसरी जानिब पॉलिटिकल सिनेरियो में आपको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ गर्मा गर्मी बढ़ गई। कल हमने देखा असद कैसर साहब और वफाकी वज़ीर जो है राना तनवीर साहब, उनके दरमियान हमने कौमी असम्बली के इजलास में कुछ तल्ख कलामी और शदीद झड़प भी देखी। दो कि पहली दफ़ा नहीं देखा हमने, इससे पहले भी हम देखते रहते हैं मुख्तलिफ लोगों के दरमियान ये। लेकिन हुकूमत का दावा ये है कि जी मौलाना फजलुर रहमान को राज़ी कर लेंगे, और उस वक्त तक ये जो उनका दावा है दम तोड़ गया जब गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हुए हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि रास्ता तो आज खुला है, हमारी कानून साजी IMF की मर्जी से हो रही है, क्या हमारी कानून साजी दूसरों की ख्वाहिशात पर होंगी? हमारी कोशिश है कि तलखी की तरफ मामलात ना जाए, हम कोई तरमीम कबूल नहीं करेंगे। बाद में कोई तजवीज़ आई तो उस पर बात की जा सकती है, जानबूझकर अगर हालात ख़राब किए गए तो अच्छा नहीं होगा। मदारस से रजिस्ट्रेशन बिल को दोबारा पार्लियामेंट में नहीं लाया जा सकता, रवैया बदलें वरना फैसले मैदान में होंगे, ऐसा भी मौलाना साहब ने कहा है। जबकि दूसरी तरफ मैंने जैसे कहा कि हुकूमत और PTI के दरमियान तलखी में मजीद इजाफा हुआ। कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़ीर राना तनवीर और PTI रहनुमा असद कैसर साहब के दरमियान शदीद झड़प हुई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। राना तनवीर साहब ने कहा जी कि तहरीक इंसाफ फाशिस्ट है, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि उन्होंने तो हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया है। साथ साथ जी सरकारी वसाइल के जरिए वफाक पर चढ़ाई की, ये भी उन्होंने कहा। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाए रखी तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जब आप अपने अल्फाज में जहर घोलेंगे तो फिर आपको अच्छा जो कह लें ना स्वीट, उसका टेस्ट कैसे मिलेगा? मुज़ाकरात के लिए इमरान खान को पहल करनी चाहिए, क्योंकि उनके अलावा पार्टी में किसी की कोई हैसियत ही नहीं है, ऐसा भी ख्वाजा आसिफ ने कहा। और ये जो मामला है किस तरफ जाएगा इस पर हम तज्जिया लेंगे। आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो हमने तल्ख कलामी झड़पें ये को पहली दफ़ा नहीं देखी हैं, ये हम देखते रहते हैं, कौमी असम्बली का इजलास हो या दीगर प्लेटफॉर्म्स हो हमें नज़र आता है। लेकिन कल ये जो इल्ज़ामात का सिलसिला है, मज़ाकरात की बात हो रही थी, लेकिन मज़ाकरात के ऊपर अब हुकूमत कुछ उस तरह से रिलक्टेंट हमें दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ दो के पहले दिन से रिलक्टेंट है, लेकिन अब हुकूमत भी नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ रिलक्टेंट तो थी, बल्कि बहुत ज़्यादा रिलेक्टेड थी, लेकिन बहरहाल अब तो तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की कमेटी भी बनाई है। बल्कि अब ताज़ा तो ये इतला है कि उन्होंने जो बानी PTI हैं इमरान खान, उन्होंने सिविल नाफरमानी की जो तहरीक जो उन्होंने एक ऐलान किया था वो भी उन्होंने कुछ अरसे के लिए उससे पोस्टपोन कर दिया है, ताकि मुज़ाकरात के लिए एक साजगार फ़िज़ा हो।
तो मेरा ख्याल है इस वक्त तहरीक इंसाफ पे कोई ऐसा उनसे शिकवा इस वक्त नहीं किया जा सकता। अगरचे ये आप कह सकते हैं कि लेट किया है उन्होंने, मतलब ये सारा कुछ अगर वो जो ये डी चौक आने की इनकी अटैम्प्ट थी उससे अगर ये पहले करते तो ज़्यादा बेहतर होता। उस वक्त इनकी प्रेशर, उनकी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर थी, तो वो उसके बाद ऐसा धचका लगा है कि वो ज़्यादा वीक हुए हैं। तो लेकिन अभी भी मुज़ाकरात मेरा ख्याल है कि देखें दोनों तरफ ये है, पीटीआई में भी ऐसा है और हुकूमत में भी ऐसा है। कुछ लोग जो हॉक्स जिसे हम कहते हैं ना, जो अग्रेसिव रवैया रखते हैं वो हैं, वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों, उधर भी नहीं चाहते। और इवन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पीटीआई के कुछ लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौहर हैं, उमर अयूब खास तौर पे, असद कैसर वगैरह हैं, दूसरे केपी के लोग हैं, वो लोग सलमान अकबर राजा वगैरह भी शामिल होंगे, वो ये चाहते हैं कि डायलॉग्स हों। लेकिन जो अग्रेसिव सोच रखने वाले पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो बाहर बैठे कुछ लोग हैं, उनके एनालिस्ट वगैरह जो पाकिस्तान से बाहर जो बहुत अग्रेसिव, आप जानती है शहबाज गिल वगैरह भी और लोग भी बात कर रहे हैं, वो भी इसके नाक़िज़ हैं। दूसरी तरफ हुकूमत में भी कुछ लोग मुज़ाकरात के लिए मुतज़िल रखते हैं, कुछ लोग वहाँ भी इस तरह ख्वाजा आसिफ वगैरह अपने बयानात से बेसिकली जहर ही घोल रहे हैं ना, वो कोई मुज़ाकरात के लिए हमवार पोजीशन नहीं कर रहे। और हुकूमत को लग रहा है कि हमारी पोजीशन इस वक्त हमें एज हासिल हो गई है, एडवांटेज है, हम ताकतवर हैं, तो हम इनको ज़रा ह्यूमिलेट करें, पहले थोड़ा ज़लील करें जिसे हम कहते हैं ना। और वो लेकिन ये अच्छा कोई रवैया इसलिए नहीं है कि मुज़ाकरात के लिए जब आपकी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर हो तब मुज़ाकरात कर लेने चाहिए, बजाय इसके कि हुकूमत कमज़ोर पोजीशन में हो और उसको मुज़ाकरात करने पड़े और काफ़ी कुछ उसको लूज़ करना पड़े। अब वो स्ट्रांग पोजीशन में है तो उनको डायलॉग्स में जाना चाहिए, और इस तरह ह्यूमिलेट करने से तलखी बढ़ती है और दूसरी तरफ हॉक्स जो है ना वो ताकतवर होते हैं। अच्छा आमिर साहब, आपने भी खुद भी बात की कि मुज़ाकरात करने चाहिए और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि जब भी मुज़ाकरात को लेकर या वैसे भी किसी भी तरह की कोई अच्छी एटमॉस्फेयर क्रिएट होने की कोई भी कोशिश होती है तो तहरीक इंसाफ के अंदर से उठकर कोई ऐसा कोई इकदाम कर देता है, जैसे हमने पिछले दिनों में देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब हो, उनकी एक तकरीर हो, उसके बाद डी चौक वाला मामला हो, और इसी तरह से हमने हुकूमती साइड से भी देखा है कि जैसे ही कोई चीज़ होती है जो हॉक्स का आप टर्म यूज़ करें, लेकिन इसका एडवांटेज किसी को भी नहीं है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, चाहे वो हुकूमत है या तहरीक इंसाफ है, क्योंकि अभी मौलाना साहब वाला मामला अपनी तरफ मौजूद है और कल जो मौलाना साहब ने अपना जो स्टांस है बड़ा वाजे रखा है, इससे भी हुकूमत को शौक तो लगा होगा। जी, असल में ना मौलाना फजल रहमान साहब के साथ दो काम हुए। एक तो उनके साथ उनको लगता है कि मेरे साथ हाथ हुआ है, मुझे धोखा दिया गया है, और बहरहाल वो हुआ तो है। मतलब हुआ ये कि जब 26वीं तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान की पार्टी के सेनेट में और कौमी असम्बली में अरकान की ज़बरदस्त ज़रूरत थी, शदीद ज़रूरत थी, सेनेट में खास तौर पर, तो उस वक्त 26वीं तरमीम के उन्होंने हर बात मान ली। जो इन्होंने मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल किया, मेरा ख्याल है किसी ने उसे देखा ही नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा तो असल काम ये था ना, और मौलाना ने अपनी तरफ से होशियार बनते हुए, समझदार बनते हुए उसी दिन मंजूर कराई। आपको पता है 26वीं तरमीम, और ये हालांकि वो एक्ट है, वो अमेंडमेंट है, अलग अलग चीज़ है, लेकिन वो सेम डे कौमी असम्बली सेनेट से मंजूर हुई और मौलाना का ख्याल था ये हो जाए, लेकिन मौलाना ने ये नहीं सोचा कि इसने बाद में सदर के साइन भी होने होते हैं, तो वहाँ पर जाके रुक गया। अब उनको लगता है कि मुझे एक तो धोखा हुआ, दूसरा वो अपने जो उनकी ऑडियंस है ना वफाकल मदारस की, और जो मदारस की जो पुराने 5 वफाक हैं उनकी तंजीमों की, वहाँ उन्होंने एक अपना एक फाते का एक तासुर बनाया था, देखिए हमने ये हासिल कर दी है। अमेंडमेंट में भी उन्होंने सूद की भी एक शिक शामिल करवाई कि ये ख़त्म होना है, उसकी डेट भी उन्होंने दी, और चीज़ें भी थोड़ी सी शामिल कराई अमेंडमेंट में भी, और ये मदरसा रजिस्ट्रेशन का भी कि सोसाइटी एक्ट के तहत होगा जो पहले जिस तरह होता था, तो ये उनको लगता था कि बड़ी कामयाबी उनकी है। अब उनको धचका लगा उससे ना, और वो एक तो उनको लगा कि मेरे साथ ये बाकायदा धोखा हुआ है, वो उससे भी ज़्यादा वो ह्यूमिलेट और अग्रेसिव फील कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो दूसरे वफाक हैं जो हुकूमत ने भी अटैम्प्ट की, और 10 वफाक नए जो हैं, ख़ासतौर पर जामद रशीद वाला जो तो बहुत बड़ा मदरसा है, एक इनके बराबर मुकाबले का मदरसा है, टॉप के मदरसों में है, और भी लोग हैं उसमें और अहम मदारस और लोग शामिल हैं, वो जो इनके खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके सामने हुई, तो मौलाना का जो एक तासुर था माजी में कि ये दीनी मदारस के मुतफ़िक़ा एक तरह के नुमाइंदा हैं, वो ख़त्म हुआ है। देखें ना, 5 मदरसे उनके साथ हैं, 5 मदरसों की तंजीमें, और 10 जो हैं वो उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हुकूमत के साथ कर रहे हैं, तो वो भी उनको लगा कि इन्होंने स्प्लिट की कोशिश की। स्प्लिट तो थी, लेकिन पहले ही इतनी तरह भरम रखा हुआ था, एक वो कवर था ऊपर, अब वो कवर ख़त्म हुआ है, तो मौलाना अग्रेसिव मूड में हैं, और मेरा वैसे नहीं ख्याल कि हुकूमत अफोर्ड कर सकती है मौलाना को पीटीआई के साथ मिलना। मतलब मौलाना अगर पीटीआई के साथ मिल के एजिटेशन की तरफ जाते हैं या कोई मार्च करते हैं और पीटीआई भी शामिल हो जाए,
तो खासा मुश्किल हो जाएगा। तो हुकूमत इनको बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में, कुछ प्रेशर्स भी ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें में जिस तरह जरदारी साहब प्रेसिडेंट का तो ये कहना ये है कि कुछ गैर आइनी चीज़ें हैं, आइन से मुतसादिम है इसमें जो मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल है। अब एक दरमियाना रास्ता तो ये है कि कुछ दरमियान में कोई अमेंडमेंट कर ली जाए, लेकिन वो अमेंडमेंट के लिए कह रहे हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं कि अमेंडमेंट नहीं होगी, अभी सिर्फ पार्लियामेंट में दोबारा नहीं जा सकता, अब ये मामला सॉर्ट होगा, उसके बाद हाँ कोई तजवीज़ होगी। मौलाना का ये कहना ये है कि ये इसको वैसे आइन तो ये कहता है कि अगर सदर किसी बिल पे साइन ना करें तो वो पार्लियामेंट दोबारा उसे मंजूर करे, और फिर दोबारा मंजूर कर ले, फिर सदर के साइन की जरूरत भी नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है, लेकिन माजी में हुकूमत खुद कर चुकी है एक बिल के मामले में। सदर आरिफ अलवी का ये बड़ा इशू बना था, उन्होंने साइन नहीं किए थे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, तो उन्होंने कहा था नहीं इन्होंने साइन नहीं किए, तो इट मीन्स कि इन्होंने इनकी खामोशी रजामंदी का हिसाब है। तो वो उन्होंने हुकूमत खुद ये मौके इख्तियार कर चुकी है माजी की, उस वक्त जो पीडीएम हुकूमत थी, बट गोज अराउंड कम्स अराउंड, कभी ना कभी उल्टा पड़ जाता है। हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली पोजीशन वैसे ऐसी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि अगर सदर ने नहीं किया तो बिल वापस जाएगा और पार्लियामेंट दोबारा मंजूर करेगी। अब मौलाना तो ये कहते हैं नहीं, एक तो उनका ये है कि पार्लियामेंट दोबारा मंजूर ना करे, क्योंकि उन्हें लगता है कि दोबारा बिल आया तो उसमें अमेंडमेंट होगी। वो कह रहे हैं इस बिल को एज इट इज कबूल करें, अगर मजीद कुछ तजवीज़, उन्होंने कहा ना कि मजीद तजवीज़ से बात हो सकती है, इट मीन्स कि कोई नई अमेंडमेंट आनी तो अलग से बिल की सूरत में लग जाए। अब ये एक मुश्किल सूरत हाल है, उसको देखें कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, हुकूमत अब इसको टैकल कैसे करेगी? एक तरफ तो कोई ना कोई उठता है, बात करता है कि जी ये हमारे मामलात सॉर्ट आउट होने की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ कल मौलाना साहब जो मीडिया से टॉक कर लेते हैं और जिस तरह से बात कर लेते हैं, तो ये सिचुएशन बड़ी ट्रिकी भी है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का चैलेंज अपनी जगह मौजूद है, हम कहें माने या ना माने, लेकिन हुकूमत प्रेशर में आती है जब भी तहरीक इंसाफ कहती है जब हमने सड़कों पर निकलना है। इसलिए भी आती है, एक तरफ देखें ना, कल से सोशल मीडिया पे एक नया इशू भी चल रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक एडवाइजर बनाया है और उनके ट्वीट का इशू चल रहा है, और हमारे एक मीडिया हाउस के साथ, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने की डेट भी करीब हो रही है ना, 20 जनवरी करीब आ रही है, और उनके बाहर कुछ लोग, जिस तरह एक इंपॉर्टेंट आदमी को उन्होंने अपना एडवाइज़र बनाया है, और वो उसके लिए इसी स्पेशल मिशंस के लिए बनाया है, और वो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि अभी इनको रिहा किया जाए। तो वो भी एक इंटरनेशनल प्राइस में खाली सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बेस्ट तरीका ये है कि नेगोशिएशन में जाएँ, और एक और बात जो इम्पोर्टेंट है कि इसको मीडिया से ज़रा दूर रखें, कमेटी बना दें, अपनी कमेटी कैसी बात कर रहे हैं आमिर साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं, मीडिया से दूर रखें, ये तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है, मीडिया से दूर रखने वाला वैसे तो हमारे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि हम लोग किस पे बात करेंगे। हम बात करें ना करें, हुकूमत या कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता कि वो हमें बात करने का मौका ना दे। देखिए, हल तब भी होता है, क्योंकि देखे ना, जब हमारे इतनी बड़ी 18वीं तरमीम आई थी, लेकिन हमारे बात करने से हल नहीं होता, इन लोगों की बात करने से हल होगा ना। ठीक है, लेकिन ना अगर हर रोज की बात मीडिया पे आए ना, तो रोज उसमें नए होते हैं, कम से कम चंद दिनों के लिए, और मसला नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, कोई सोल्यूशन निकल सकता है। कुछ इनको पीटीआई को कुछ सहूलत दें, कुछ पीटीआई पीछे हटे अपने स्टांस से। मेरा ख्याल है इस सिस्टम को मान लेना चाहिए पीटीआई को भी, कुछ अरसे के लिए कम से कम कोई ना कोई गारंटी लें या कुछ करें। फिलहाल तो देखिए, एक चीज़ है जिसका कोई भी ख्याल नहीं कर रहा अनफॉर्चुनेटली, वो अवाम और मुल्क की इकॉनमी हमारी जो है ना, वो पॉलिटिकल सिस्टम के स्टेबलाइज होने से बहुत लिंक्ड है। और आप देखें ना, जब चीज़ें डाउन होती हैं, मतलब बीच में अब ये एक चीज़, कुछ लोग पीटीआई के कुछ लोगों ने असल में बाहर के लोग भी बहुत कंपेन करते हैं ना, उन्होंने कहा कि जी वो ना भेजें बाहर से, रिमिटेंसीज हमारी कम हो। उस कम होने से क्या होगा, हम क्राइसिस में जाएंगे, नए टैक्सेस लगेंगे, बाहर से कर्जा और लेंगे, तो अल्टीमेटली सफ़र हम सब लोग ही करेंगे ना। अभी आपने गैस के महंगे होने की खबर सुनाई है, अब ये भी समझ से मेरी बाहर है कि हर सर्दियों में ही गैस क्यों महंगी की जाती है, जब उसकी जरूरत पड़ती है। हमारी तो हर बात ही समझ से बाहर है, जब भी कुछ महंगा होता है कि हम क्या करें, मतलब 25%, और 25% तो मतलब बहुत बड़ा है ये, चले 5%, 7% तक होता है। तो बहरहाल बहुत मुश्किल सूरत हाल है। इसका हल जो है, कम से कम सियासतदान जो है अपनी एक अना से बाहर निकले, मेरा ख्याल है अना से दूर होके। अच्छा आमिर साहब, मैंने ये जो आपने भी मुज़ाकरात की बात की है, अब मसला ये है कि एक तरफ सिविल नाफरमानी के हवाले से तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी हम करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने फॉर द टाइम बिंग उसको स्टॉप किया। ज़ाहिर बानी पीटीआई के हवाले से कहा कि ये नहीं चाहते कि हम इस तरह की कोई तहरीक चलाएं अगर मुज़ाकरात से बात होते हैं। अब ज़ाहिर है हुकूमत के माइंड के अंदर भी तो ये चीज़ मौजूद है कि तहरीक इंसाफ ऑलरेडी सिविल नाफरमानी तहरीक के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इंगेज करने में बड़ा रोल अदा कर रही है, और हमने देखा भी है कि कैंपेन की जो आप बात करें
इस सारे सिनेरियो के अंदर एक तरफ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इस तहरीक के हवाले से भी धमकियां दे रहे हैं, तो ख्वाजा आसिफ साहब कहीं ये नहीं, अब देखें ना, अब ताज़ा पोजीशन तो ये है कि उन्होंने सिविल नाफरमानी की तारीख पोस्टपोन कर दी है। अब तो ये जो ख्वाजा आसिफ का और लोगों का एतराज़ था कि ये दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते, आप एक हाथ में तलवार हो और दूसरे से आप फूल आगे बढ़ाए, ये एतराज़ ठीक था। लेकिन जब उन्होंने सिविल नाफरमानी पोस्टपोन कर दी है और उन्होंने पॉलिटिकल लोगों के, असल में देखें खान साहब के पास भी प्रेशर है उन पर कि ऑल आउट वार पे जाया जाए मुसलसल, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं वो ये कह रहे हैं नहीं, हमें पहले बात कर लेने दें, अब हमें ट्राई कर लेने दें। तो जब उनको ट्राई करने के लिए कमेटी बनाई गई है, कमेटी को इख्तियार भी दिया गया है कि आपने नेगोशिएशन करें, तो फिर मेरा ख्याल है हुकूमत को भी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं इमरान खान से मुज़ाकरात, इमरान खान को रिहा करें, मुज़ाकरा शुरू करें। देखिए ना, आप अडियाला में किसी से मिलने नहीं दे रहे। हाल ये है कि कल परसों वो गंडापुर साहब वज़ीर आला हैं, वो अडियाला के बाहर खड़े रहे हैं और उनको मिलने नहीं दिया गया। तो खान साहब को आप बनी गाला शिफ्ट करें, मुज़ाकरात करें, रोज़ सुबह शाम आके उनसे जाएं, चाय पिएं, साथ गपशप लगाएं और मुज़ाकरात करें। देखिए ना, एक बंदे को आपने जेल में बंद किया हुआ है, जो भी रीजंस हैं उस बुनियाद पे, तो बहरहाल मुज़ाकरात फिर वो आप कमेटी ही बनाएंगे ना। खान साहब से मुलाकात एक्सेस तो है नहीं, वो तो जिस दिन केस होता है उस दिन वकील मिलते हैं, जबकि या चंद लोग ही मिल पाते हैं। तो जब आपने मुज़ाकराती कमेटी ही बनाई ना, और कमेटी में पॉलिटिकल लोग हैं, मेन लोग हैं, इस वक्त जो पीटीआई की जो मरकजी क़यादत जो है, जितनी है जैसी भी है, वो उसी कमेटी में शामिल है। यानी ये वो मेन लीडिंग लोग हैं उनके, जो पार्लियामेंट में भी देखें वो पार्लियामेंट में लीड कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर का रोल है, पार्लियामेंट लीडर का रोल है उन लोगों का। तो उन लोगों को या तो आप उनसे बात कर देखें ना, अगर बात नहीं बढ़ती या आपको लगे कि वो कमज़ोर हैं तो फिर आप बात करें ना, या फिर आप कहें चलो ठीक है जी, हम डायरेक्ट इमरान खान से हम मुज़ाकरात करते हैं, तो उनसे अडियाला में एक्सेस ले और उनके पास जाएं, उनको इन्होंने ही इजाज़त देनी है ना, तो कर लें, वो क्या मसला है। इन्होंने इजाज़त देने कर ले, क्या मसला है। ठीक है आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एनालिस्ट हैं और मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। उनके मुताबिक बातचीत होनी चाहिए, इन सारे मामलात का हल बातचीत से निकलना चाहिए, और है भी बातचीत के अंदर, अगर हुकूमत या अपोजिशन मिलकर बैठकर इन सारे मामलात को टेबल टॉक के जरिए हल करे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो पे तो हमने डिस्कशन कर ली है, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट जिसका मैंने सुबह जानबूझकर जिक्र नहीं किया, मैंने कहा थोड़ा हम उसमें एक्साइटमेंट मज़ीद बढ़ाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, आपको पता है 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ थी, जिसका पहला मैच पाकिस्तान जीत के आए। जी हाँ, आपने सही सुना है। अगर आपने कल मैच नहीं देखा और उसको फॉलो नहीं किया, दो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इन अ वे कि हम समझ रहे थे कि चीज़ें या जो सिचुएशन है वो हमारे लिए चैलेंजिंग होगी, लेकिन कल जिस तरह से पाकिस्तान ने मैच को जीता है, पाकिस्तान ने 240 का जो टारगेट है आखिरी ओवर में 7 विकेट्स के नुकसान पर मुकम्मल किया। और कल की जो हाईलाइट थी वो साइम अयूब की सेंचुरी, 109 रन्स की इनिंग्स थी, और उसके साथ साथ सलमान आगा की जो नॉट आउट 82 रन्स की जो इनिंग्स रही है, उसने इस सारी जीत के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और साइम अयूब क्या खेले हैं, मैं भी अपने एनालिस्ट से भी ये गई थी कि मैंने चलते फिरते मैच को फॉलो किया, बट स्टिल साइम वाली इनिंग्स देख के मुझे बहुत मज़ा आया। और जो हम साइम अयूब पे क्रिटिसिज्म कभी कभी कर देते हैं, वो हम उसको ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल वो परफॉर्म नहीं करते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गलत साबित किया, आई एम ग्लैड कि वो इसी तरह से हम लोगों को गलत साबित करते रहे। और इसी कामयाबी के साथ जी जो इब्तदाई हमारी सूरत हाल है वो बेहतर है। 2 मैचेस और हैं, 1 मैच हम जीत चुके हैं। मोइन अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें लग रहा था चैलेंजिंग होंगे मामला थोड़े से? जी जी बिल्कुल चैलेंजिंग होंगे, और वो हमारी टीम का एक वो वतीरा है ना कि अगर हमें 400 भी चेस करना है तो मैच फंसाना है, 100 भी चेस करना है तो मैच फंसाना है, तो उसी को हमने फॉलो किया है। 240 शुड हैव बीन एन इजी चेस हमने, आई मीन के, और अगर साइम अयूब की वो इनिंग्स ना होती तो प्रॉब्ली मैच हम नहीं जीत सकते थे। और मैं ये कहूँगा ये करियर डिफाइनिंग इनिंग्स है साइम अयूब की। ही इज़ ग्रोन अप। आप ये इनिंग्स आपको अब ये बताएगी कि ही इज़ देयर टू स्टे। अभी तक हम उस पर एक क्वेश्चन मार्क, जिस तरह आपने खुद कहा, रहता था, लेकिन ये बहुत बड़ी इनिंग्स थी, क्योंकि जिस सर्कमस्टांसेस में उसने वो इनिंग्स खेली है, कि रिजवान, बाबर
कि आउट होने के बाद, क्योंकि उन्हीं पे हम डिपेंड करते हैं, ख़ास तौर पे जो मिडिल सॉर्ट ऑफ टोटल होता है 240 250 का, तो वो हमेशा बाबर और रिजवान के सर पे हम करते हैं। तो जब वो दोनों आउट हो गए हैं और इकट्ठे एक ही ओवर में, तो उसके बाद इट वाज लुकिंग वेरी डाइसी, बट इट वाज सच अ मैच्योर इनिंग्स से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो दैट इनिंग्स एक तो उसको, और फिर सलमान अली आगा को भी हमें बहुत क्रेडिट देना होगा। रीजन बीइंग ऑस्ट्रेलिया से वो चल रहा है और फेल हो रहा था लगातार, और लेकिन आप कहते हैं ना, जो उसने कल 4 विकेट्स लिए हैं, वो जब एक बंदा अपना एक एंगल से कोई परफॉर्म करता है तो दूसरे एंगल में खुद ब खुद लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। तो जब उसने 4 विकेट्स लिए, मैं किससे बात कर रहा था कि आज ये स्कोर भी करेगा, क्योंकि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वाज वेरी हाई कि ही हैड ऑलरेडी परफॉर्मड इन वन एस्पेक्ट ऑफ हिज गेम। तो इन दोनों की कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच जीता। बड़ा ज़बरदस्त बिगिनिंग है सीरीज़ की और एक्साइटिंग मैच था। एंड तक हमें उन्होंने जगाया और जगाना था। थ्रिल बरकरार रहा वो एंड तक। अच्छा, ये जो आपने कहा ना फंसा के जीतने वाला मसला है, ये इस बार का नहीं है, हमेशा से पाकिस्तानी टीम का रहा है। अच्छा, कभी कभी ये एक्साइटमेंट रहती है या थ्रिल रहता है, और कभी कभी बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि हम एक मैच जीत रहे हैं, एक जीतने की सिचुएशन में है और फिर भी हम फंस रहे हैं। मतलब ये वाली क्या आपको वजूहात क्या लगती है कि हम थोड़ा डगमगा जाते हैं, हम लाइट ले लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ड्यूरिंग द गेम, इसी वजह से हमें ये चैलेंजेस रहते हैं? ये देखिए, पाकिस्तानी टीम की एक्साइटमेंट यही कहते हैं ना कि द ओनली कांस्टेंट विद द पाकिस्तानी टीम इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हमारी जो, हम एक चीज में प्रेडिक्टेबल हैं कि हम अनप्रेडिक्टेबल हैं, क्योंकि वो और ये फैक्ट है। और इसीलिए वो कहते हैं कि दुनिया की क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर जो है ना, इट्स वेरी बोरिंग, क्योंकि हम, वो मैंने आपको कहा, हमने 400 चेस किया था 2023 के वर्ल्ड कप में, नोबडी गिव अस अ चांस, वी चेस दैट डाउन। फखर जमान ने 400 चेस कर दिया और यहाँ 240 चेस नहीं हो रहा था। तो आई मीन दिस हैज ऑलवेज बीन विद पाकिस्तान। कभी हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं, कभी हम जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, कभी हम आयरलैंड से हार जाते हैं। तो वो हमें टेंटर हुक्स पे रखते हैं, हमारी टीम की ये आदत है, लेकिन एज लॉन्ग एज इट एंड्स ऑन अ पॉजिटिव नोट, तो ये एक अच्छी चीज है। तो वी आर ग्लैड कि ये अच्छा आगाज हुआ है इस वनडे का। आपको कंडीशंस कैसी लगी, और बॉलर्स के हवाले से और बैटिंग लाइनअप के हवाले से? आपने जैसे खुद भी कहा कि बाबर और रिजवान के आउट होने के बाद वो ऑलवेज स्ट्रगल हम हमेशा करते हैं, बिकॉज वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन बाबर एंड रिजवान। व्हाट डू यू थिंक कि कल आपने क्या ऑब्जर्व किया कि साइम ने जो इनिंग्स खेली है, सलमान ने जो खेली है, इसके बाद हमारे पास बैटिंग ऑर्डर, जो मिडिल ऑर्डर जिसको हम कहते हैं स्ट्रगल करते हैं, इट्स लाइक काइंड ऑफ सॉर्टेड? इट शुड बी सॉर्टेड। आई मीन ये जो दोनों इनिंग्स दोनों प्लेयर्स की हैं, इसका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इनका बिल्ड हुआ होगा, ये जरूर आपको फ्यूचर में पे करेगा। बट द ओनली थिंग आई वाज कंसर्न्ड अबाउट अर्लियर एज वेल, कि जो फखर और इमाम को ये छोड़ के गए हुए हैं ना, यस, वो आपको किसी ना किसी जगह पे कॉस्ट करेगा। देखिए, बड़े प्लेयर को आप इस तरह एक ट्वीट की बेस पे या फॉर फिटनेस की बेस पे, आई मीन अगर फिटनेस है तो फिर क्लैरिटी के साथ बताएं कि इज अनफिट, बट वो खेल रहा है T20 टूर्नामेंट जो आपका हो रहा है। और एक बड़ा प्लेयर जिसने आपको 400 चेस करके दिया, इन विंग, ये जो दूसरे प्लेयर्स हैं, इनको उनके विंग्स में रख के आपने बनाना होता है। आपने एक बड़े प्लेयर को सिर्फ इसलिए नहीं निकाल देना होता कि ये एक दूसरा में अच्छा मिल गया, उसको इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने के लिए बड़ा टाइम चाहिए होता है। ये इट इज़ अ ग्रेट थिंग इन दोनों ने परफॉर्म किया। पर आप देखिए, अब्दुल्ला शफीक को कितने चांसेस मिले हैं। आप समझते हैं कि अब्दुल्ला शफीक फ़खर का रिप्लेसमेंट है? आई डोंट थिंक सो। आई मीन कि इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन अगर फ़खर जमान यहाँ होता, फ़खर जमान का आप रिकॉर्ड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका देखें, एस्टॉनिशिंग है। लेकिन आप उनको छोड़िए, ये दो प्लेयर्स को हर हालत में टीम में होना चाहिए और उनके इर्द गिर्द टीम बननी चाहिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आई मे बी रॉन्ग, बट आई थिंक दिस द वे इट हैज़ टू बी, कि आपका सीनियर और जूनियर्स का कम्बिनेशन होना चाहिए। इट कैन नॉट बी ओनली कि जूनियर्स आ गए तो ये ज़रूर परफॉर्म करेंगे, प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर। ये आउटस्टैंडिंग इनिंग्स हैं, ये आप यकीन करें, ये जिस तरह की कंडीशंस थी और जिस तरह बॉल बैट पे नहीं आ रहा था, प्रॉबली बाद में जब इवनिंग हुई तो थोड़ी सी ड्यूब पड़ी, जिसकी वजह से बॉल ईजी बैट पे आना शुरू हो गया, which made it easier for both of them to score. लेकिन nothing, हम उनमें से कोई भी चीज़ उनसे हम नहीं ले सकते हैं। They played absolutely brilliant. I agree कि जो भी conditions है उसके बावजूद खेला। लेकिन अभी आप फ़खर ज़मान की बात कर रहे हैं, don't you think कि इस तरह से सीरीज़ के अंदर जैसे हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी, कि हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया, अपने यंगस्टर्स को चांस दिया, एंड दे परफॉर्म्ड रियली वेल। अब किसी का अच्छा दिन होता है, किसी का बुरा दिन होता है, वी डोंट, हम उस पर उसको ये नहीं कह सकते कि परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा। सो डू यू थिंक कि अगर फ़खर नहीं है और उनकी जगह हम किसी और प्लेयर को चांस दे रहे हैं, दो कि आपकी बात अपनी जगह वहीं पे है कि उनकी ज़रूरत है, बट इट्स अ गुड साइन कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मौका दे रहे हैं, आजमा रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। देखिए, बेंच स्ट्रेंथ तो इनको अब से 2 साल पहले ही आजमानी शुरू कर देनी चाहिए। आप क्यों, आप अगर मैं ये बात करूँ, शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट बॉलिंग वेरी वेल, ही इज बैक टू 140s, और द ओनली रीजन इज कि उसको रेस्ट करवाया गया,
उसको हर फॉर्मेट्स में नहीं डाला गया। इससे पहले 2 साल पहले क्या हो रहा था कि जी आप ओमान के अगेंस्ट भी खेलें, आप यूएई के अगेंस्ट भी खेलें, आप तमाम लीग्स भी खेलें, आप तमाम T20s भी खेलें, एक बंदे के अंदर भूख ही नहीं रहने दी, मसल्स थकते हैं, भूख खत्म हो जाती है, बॉल करने को दिल ही नहीं करता, सिर्फ पैसे कमाए जा रहे थे। अब जब आके देर आए दुरुस्त है, आपने उसको रेस्ट दिया, आपने उसको कहा कि आपने बड़ा फॉर्मेट नहीं खेलना, टेस्ट नहीं खेलना, आपने T20, अब उसके अंदर ही नोज ही हैज टू परफॉर्म, देयर इज समबडी बिहाइंड जो कि उसकी जगह लेके बैठा हुआ है। तो ये चीज बेंच स्ट्रेंथ इंडिया ने भी ऐसे ही बनाई है, आपको बनानी है, आपको बनना है। बट इवन इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड की टीम ने भी ऐसे किया कि अगर उनकी एक ए टीम कहीं और खेल रही है तो उनके पास एक और बैकअप टीम है, सी भी है, बी और सी भी है। और अब ये देखें कि आपके पास आप ही सिर्फ थे जो एक ही टीम को लेके चल रहे थे। अब आपने रेस्ट देना शुरू किया है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि बाकी प्लेयर्स भी परफॉर्म करेंगे। दिस इज वेरी रेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी गेम। तो उसमें आपको, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपको वर्ल्ड बीटर्स बनना है तो आप अपने एक जबरदस्त परफॉर्मर को इस तरह साइडलाइन नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग और द अदर। एब्सोल्युटली आई एग्री विद दैट कि अगर उनकी ट्वीट या उसका मसला है तो वो एक अलग चीज है, फिटनेस इज अनदर इशू, आप उसको क्लियरली फिटनेस है तो वी डोंट वांट हिम बैक जब तक वो फिट नहीं होता। लेकिन अगर ट्वीट है तो आप उसको पाकिस्तान को उसके कॉस्ट ना पे करनी पड़े ना, आप उसको फाइन कर दें, आप कुछ और कर दें कि पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर देना इज अ बिग थिंग टू डू। बट स्टिल अभी ये टीम हमारी जीती है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। कुछ क्वेश्चन मार्क्स अभी भी हैं, आप अब्दुल्ला शफीक पे हैं, एक दो लोग अल्लाह करे वो भी परफॉर्म करें। ये जो कंडीशंस नहीं आसान नहीं थी, हम कहते हैं हमें गलत साबित करें, हम जो करें हम चाहते हैं वी रियली वांट कि हम यहाँ बैठ के जो बात करें हमें गलत साबित कर दें कि आप गलत बात कर रहे हैं। बिल्कुल वो हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है। वी वांट आवर टीम टू परफॉर्म। ऑब्वियसली हम क्रिकेट की बात करते हैं। अच्छा, ये जो वनडे फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, जो कि अब 2 मैचेस और भी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा इवेंट है, हम होस्ट कर रहे हैं और हमारे पास टीम है, लाइनअप है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए, पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी की भी क्लैरिटी नहीं है। आई होप वी आर होस्टिंग दैट। या इंशाल्लाह वी विल। हाइब्रिड मॉडल होगा, बट जो भी होगा गोइंग फॉरवर्ड, आई मीन वही वाली बात होगी कि यही टीम चलेगी, बट स्टिल यू विल हैव टू ब्रिंग बैक गुड प्लेयर्स। यू विल हैव टू, आई मीन कि आपके देखें, आपके ऑस्ट्रेलिया से मैचेस होंगे, इंग्लैंड से मैचेस होंगे, इंडिया से मैचेस होंगे, साउथ अफ्रीका की टीम एक बहुत अच्छी टीम है और कल आप बड़ी मुश्किल से उनसे मैच जीतते हैं। इट्स ये मानने वाली बात है, ठीक है ना? तो आपको अब फिर वो बात करूंगा कि आप यू हैव टू हैव बेस्ट 16, चाहे वो आप बड़ी एज के हैं, छोटी एज के, यू नीड टू हैव मिक्स एंड मैच करके आप यस, यू मिक्स एंड मैच करके। आपने इस चीज पे नहीं कि भाई क्यों उसको इस चीज की सजा देनी है, उसको इस चीज की सजा देनी है। इमाम वाज अ प्रूवन परफॉर्मर ऑफ टेस्ट एज वेल एज वनडे क्रिकेट। इससे पहले, इस सेटअप से पहले क्या वजह थी कि जो सुनने में आया कि क्योंकि बाबर के बहुत क्लोज था, या प्रॉब्ली किसी इस वजह से, या फ़खर का जो आपके पास केस है, मैं ये नहीं कहता हूँ। हाँ, अगर यही प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं फिर भी उन 2 को रखें। आई मीन कोई इंजर हो जाता है, कोई हो जाता है, तो आपको एक प्रूवन परफॉर्मर चाहिए होगा। तो आपकी टीम इस ठीक फुटिंग्स पे है, कोई ऐसा उसमें इशू नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी सिलेक्शन को बेटर कर लें। मैं पहले भी कहता था कि पहले आपका टीम बहुत अच्छी थी, कैप्टन इतना अच्छा नहीं था, बाबर जितना बड़ा प्लेयर है उतना अच्छा कैप्टन नहीं था। अब आपको कैप्टन, आपका रिजवान बहुत अच्छा कैप्टन है, प्रूवन कैप्टन है। मुल्तान सुल्तान को उसने 3 बार एक छोटे से अननोन प्लेयर्स के साथ फाइनल खिलाया। इज अ वेरी गुड कैप्टन, पर आपने उसके पर काट दिए, टीम थोड़ी सी उसको पूरी कंप्लीट नहीं दी। गिव हिम अ कंप्लीट टीम, देयर विल बी अ टोटल डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। आप देखेंगे अब हम वर्ल्ड बीटर्स होंगे, अल्लाह करे। वी रियली होप एंड प्रे कि हम वर्ल्ड बीटर्स हो। अच्छा, आपने भी खुद भी बात की कि हमारे यहाँ अभी हमने पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा बातें सुनी कि जी ड्रेसिंग रूम का माहौल नहीं अच्छा है, मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, फिर टीम को वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 2 के प्लेयर्स जब भी आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी हमें फ़र्क नहीं पड़ा, हमारे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको फ़र्क पड़ता है। कहीं ना कहीं आप साइकोलॉजिकली इफेक्ट होते हैं कि आपको एक दिन एक टीम प्लेयर मिल रहा है, टीममेट मिल रहा है, अगले दिन नहीं है, मैनेजमेंट का मसला है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो एक बड़ा इवेंट जिसको इंशाल्लाह हम होस्ट करेंगे, इससे पहले ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम ड्यूरिंग द टूर्नामेंट या इवेंट इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कितना ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए, पीसीबी के लिए कि इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए और सॉर्ट आउट किया जाए? बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज सुन एज पॉसिबल, नॉट ड्यूरिंग द टूर। नाउ लेट दिस टूर गो अहेड, ये गुजर जाएगा, लेकिन आपको अपने इससे पहले, इसके बाद आपकी जो चैंपियंस ट्रॉफी है उससे पहले आपकी एक ट्राई सीरीज है। वो ट्राई सीरीज भी इसलिए है कि आपने उसमें एक प्रैक्टिस समझ लें, आपको तैयारी का मौका। उससे पहले यू नीड टू हैव योर सेटल्ड 16।
जो भी आपने वो 16 तैयार करनी है वो वहाँ पे होनी चाहिए। ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन और भी लोगों की है कि ये 2 प्लेयर्स को आप मिस कर रहे हैं, इनको होना चाहिए। अगर नहीं भी करते तो जो 16 है वो उनको बता दें कि आप यू हैव टू परफॉर्म। हाँ, उनको ये सर्टेनिटी होनी चाहिए कि दे आर द पार्ट ऑफ द टीम एंड दे शुड नो कि वो खेल रहा है और उन्हें परफॉर्म। सर्टेनिटी इज अ मस्ट, क्योंकि वो प्लेयर का फोकस हिल जाता है, उसको पता हो कि पता नहीं कल मैं होऊंगा कि नहीं या ये टूर्नामेंट में हूं कि नहीं। थैंक यू वेरी मच मोइन साहब, बहुत शुक्रिया। मोइन अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, पहला वनडे मैच हम जीत चुके हैं, अगले 2 मैचेस बाकी हैं। लेट्स होप एंड प्रे कि पाकिस्तान अगले मैचेस भी जीते, और इस हवाले से मजीद आपसे बात करते रहेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम कोशिश करते हैं कि अपने शो के अंदर ज़रूर बात करें, और जो लोग इस हवाले से काम कर रहे हैं उनको ज़रूर इनवाइट करें, उनके काम के हवाले से जानें। आज हमारे साथ जी डॉक्टर ज़ुबैर खालिद मौजूद हैं, जो कि लम्स के अंदर एक एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, लेकिन साथ साथ एक बहुत फेमस और एक जाने माने रिसर्चर भी हैं, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जो क्लाइमेट चेंज है या मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उसके चैलेंजेस के हवाले से एक जदीद हल भी पेश किया है, और इन्हें गोल्डन बेल प्राइज़ भी इस हवाले से दिया गया। गोल्डन बेल प्राइज़ के हवाले से आपको बताएं तो ये एक नोबेल इनाम समझा जाता है, और इसमें इनकी जो खिदमात है डेफिनेटली उससे इनकारी नहीं है हम, और ये आप जो कुछ फुटेजेस भी देख रहे हैं। और इसके साथ साथ जी इनकी टीम ने एक्सोस्केल क्लाइमेट इम्यूलेटर भी एक तैयार किया है, और ये जो मॉडल है, ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उसके हवाले से जो कह लें पेस्ट प्रोडक्शन है या एक स्ट्रैटेजी भी बता सकता है, और क्या हो सकता है इस मॉडल का, कैसे, हाउ डज इट वर्क, क्या रिसर्च है इनकी, और क्लाइमेट डेटा के हवाले से कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या चैलेंजेस मौजूद हैं उनके हवाले से प्रेडिक्ट करना, सॉल्यूशंस तलाश करना, और साथ साथ जो डेटा है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर ज़ुबैर को हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच अरमाला फॉर इनवाइटिंग मी दिस शो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। हम क्लाइमेट चेंज की हमेशा बात करते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एंड पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जो सबसे ज़्यादा जिस पे इम्पैक्ट है, और हम शायद कंट्रीब्यूट इस तरह से नहीं करें। मैं सबसे पहले क्लाइमेट डेटा के हवाले से बात करना चाहूँगी। आप चूँकि इस हवाले से रिसर्च भी कर रहे हैं, आपका काम भी है, क्लाइमेट डेटा की क्या इंपॉर्टेंस है? Thank you very much, Amala, for this wonderful question. I will start with climate change first, right? Okay. हम देखते हैं कि जो climate change है वो एक existential threat है पाकिस्तान के लिए, और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पाकिस्तान जो है वो लिस्ट ऑफ मोस्ट वनरेबल कंट्रीज़ के अंदर शामिल है। बिल्कुल ठीक है। और हम इसको विटनेस भी करते हैं डेली लाइफ के अंदर। अभी हमने 3-4 हफ्ते पहले एक स्मॉग का स्पेल देखा जिसने पूरे पंजाब को लपेट में लिया हुआ था। बिल्कुल। अगर हम उससे थोड़ा पीछे जाएं तो हमारे पास समर के अंदर बहुत इंटेंस हीट वेव्स थी। एंड देन वी हैव दीज फ्लड्स इन आवर नॉर्दर्न एरियाज। हमारे पास ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, वेदर एक्सट्रीम्स हम देख रहे हैं। वेदर एक्सट्रीम्स हम ये कहते हैं दीज आर एक्सट्रीम इवेंट्स, ठीक है। सो दीज आर वेदर एक्सट्रीम इवेंट्स। इनको जांचने के लिए, इनको एनालाइज करने के लिए, इनकी बेहतर प्रोजेक्शंस के लिए तो क्लाइमेट डेटा की बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट। जो क्लाइमेट डेटा है ये नॉर्मली आ कहाँ से रहा होता है? ये क्लाइमेट सिमुलेशंस हैं जिनको हम रन करते हैं, जो कि फंडामेंटल कुछ इक्वेशंस हैं, राइट। हम एक वेदर है, फिर हमारे पास क्लाइमेट है। जो क्लाइमेट के मॉडल्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंड व्हेन वी रन दीज इक्वेशंस तो हमारे बहुत ज़्यादा कंप्यूट पावर चाहिए उन डेटा को जनरेट करने के लिए, और उसके साथ साथ हमें इस डेटा को स्टोर करने के लिए भी we need a lot of storage as well. Yeah. So we had these two issues which we tried to address in our work. अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हम यहाँ पर रिसर्च बेस्ड वर्क कितना कर रहे हैं? बिकॉज मुझे लगता है कि दुनिया रिसर्च वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा जो कह लें स्ट्रिक्ट भी है, और उस मामले से दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट इट कि उनके पास हर चीज़ डेटा की फॉर्म में मौजूद होती है, और ऑब्वियसली डेटा आपको रिसर्च बेस्ड काम से ही आता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, या जितने आप जैसे काबिल लोगों से मैं बात करती हूँ, हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं रिसर्च बेस्ड वर्क को लेकर, और क्लाइमेट एज यू सेड कि इट्स ऑल अबाउट डेटा एंड रिसर्च। जी, हम एट लम्स हम कोशिश करते हैं कि हम एक फंडामेंटल रिसर्च करें और फाउंडेशनल किस्म का काम करें, ठीक है। जिसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर हो सकती हैं। यानी मिसाल के तौर पर
हम एक सेंटर रन करते हैं लम्स के अंदर जिसे हम कहते हैं सेंटर फॉर अर्बन इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, ओके, विच वी कॉल सिटी एट लम्स। ओके, उस सेंटर के अंदर हम डेटा और एआई को यूज़ करते हुए कैसे हम शहरी मसाइल हल कर सकते हैं उन पे हम काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम 1111 के साथ भी हम काम कर रहे होते हैं। हम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी साफ़ सुथरा लाहौर के साथ काम कर रहे होते हैं। सो वी आर वर्किंग विद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दीज डेज पंजाब के साथ, और फिर NDMA के साथ हम काम कर रहे होते हैं कि हम कैसे हम कोलैबोरेशन के थ्रू कर सकते हैं। एक तो हम फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च का हम फ़ायदा कैसे पहुंचा सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में, हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त, आई एम सो ग्लैड कि आप लम्स के अंदर इस तरह का काम हो रहा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन कर रही हैं। डोंट यू थिंक, मैं इस सवाल को आगे से थोड़ा सा लूँगी कि हमें मज़ीद रिसर्च पे काम करना है, ये सिर्फ लम्स की बात नहीं है, किसी और इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, हमें इस तरह के सेंटर्स डेवलप करने की ज़रूरत है। एंड सेकेंडली मैं ज़रूर चाहूँगी एक्सास्केल क्लाइमेट एमुलेटर के हवाले से भी आप ज़रूर बताएं। I think for first question first, indeed we need to build an ecosystem of research and collaboration in Pakistan, जिसमें हमारे पास जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे पास गवर्नमेंट है, हमारे पास एकेडेमिया है, एंड देन वी हैव इंडस्ट्री। So we'll have to build a nexus of these three so that we can promote research for further. And about the second project, Exascale Climate Emulator. So first I will talk about climate emulator होता क्या है। बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि क्लाइमेट डेटा की बहुत अहमियत है और वो जनरेट होता है सिमुलेशंस के साथ, राइट। तो हमने कहा कि क्या हम ऐसा टूल बना सकते हैं जो कि क्लाइमेट डेटा जनरेट करे और क्लाइमेट डेटा को इससे जनरेट करे कि वो दोनों मसाइल हल हो जाएं, कंप्यूट पावर का मसला भी और आपके पास स्टोरेज का मसला भी। तो दिस एमुलेटर इज अ स्मार्ट टूल दैट कैन जनरेट क्लाइमेट डेटा जो कि बिल्कुल कंसिस्टेंट होता है क्लाइमेट सिमुलेशंस के साथ, और ये ऑन डिमांड जनरेटर डेटा जनरेट कर सकता है। इट मींस कि यू डोंट नीड टू स्टोर द डेटा। ओह लवली लवली। अच्छा, हम जिस तरह से डिज़ास्टर्स के हवाले से भी आपने बात की कि नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं और वेदर एक्सट्रीम इवेंट्स भी हम देख रहे हैं। हमें हर साल पता है कि बारिशें होनी हैं और विद टाइम हर गुजरते साल में ये एक्सट्रीम हो रही हैं। हमें हर चीज़ काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल भी है, लेकिन ज़ाहिर है एक ये चीज़ है जिसको आप उस तरह से एक्यूरेटली प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। हाउ कैन वी डू अबाउट इट कि हम इस डिज़ास्टर्स को प्रिडिक्ट करें और उस पर प्रिकॉशनरी मेजर्स जितना मैक्सिमम हो ले सकें, जिसमें हर इदारे का रोल है और सबसे इम्पॉर्टेंट रिसर्च और डेटा की इम्पोर्टेंस है। जी बिल्कुल। आई थिंक इस डेटा को यूज़ करते हुए हम अपनी प्रेडिक्शंस को, अपनी फोरकास्ट को और डिफरेंट क्लाइमेट सिनेरियोज़ को यानी बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रेडिक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है। इफ़ वी कैन प्रेडिक्ट एक्यूरेटली and timely, so then we can have these mitigation and adaptation strategies for this climate resilience. बिल्कुल। अच्छा, कितना काम आप लोगों का अभी तक है? और जाहिर है हम नेचुरल डिज़ास्टर्स की बात करें, सैलाब है, तूफ़ान है, दुनिया भर के अंदर इवन हम ऐसे ममालिक जहाँ पे ये वेदर कंडीशंस बहुत कॉमन हैं कि हर साल या जैसे वेदर चेंज होता है, हम इंडोनेशिया की बात करें या दीगर ममालिक के, दे हैव डेटा, दे हैव प्रिकॉशनरी मेजर्स, वो अनाउंसमेंट्स कर देते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ आती है। हमारे यहाँ हम उन इलाकों में स्पेसिफिकली जहाँ पे ख़तरात हैं, किस तरह से चीज़ों को या एक इकोसिस्टम को बिल्ड करके प्रिडिक्ट तो एटलीस्ट कर सकते हैं कि इस पर हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें? वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे जो वनरेबल इलाके हैं, सबसे पहले हम उन्हें आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जो कि ज़्यादा वनरेबल हैं टू क्लाइमेट चेंज। फॉर एग्जांपल कहाँ पे फ्लड्स के ज़्यादा ख़तरात हैं, कहाँ पे हीट वेव ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है, और फिर इस हीट वेव का या फ्लड्स का, डिज़ास्टर्स का इम्पैक्ट क्या है। एक सोशल एंगल भी है, फिर एक इकोनॉमिक एंगल भी है, राइट, बिकॉज दीज फ्लड्स एंड दीज इवेंट्स कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सो बच्चों का स्कूल इम्पैक्ट होता है, हमारी जो सेहत के जो हमारे पास मराकज़ हैं वो इम्पैक्ट होते हैं। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द वनरेबल पार्ट्स दैट आर मोर वनरेबल टू क्लाइमेट so that we can have better measures. Exactly. अच्छा, ग्लेशियर्स के हवाले से भी हमने देखा है विद ईच पासिंग ईयर या हम टाइम के साथ साथ ग्लेशियर्स पिघलने बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं और उसकी वजह से एक्सट्रीम कंडीशंस भी हम देख रहे हैं। क्या हम इस सारे सिस्टम में इन सारी चीज़ों को भी मुहैया कर सकते हैं? जी, सो वी हैव रिसर्च ऑनगोइंग जिसके अंदर हम बहुत फोकस कर रहे हैं क्लाइमेट डेटा को यूज़ करते हुए और सैटेलाइट डेटा को यूज़ करते हुए ग्लेशियर मेल्टिंग को हम मॉनिटर करते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फंडिंग दीज डेज फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑल्सो फ्रॉम इंटरनेशनल डोनर्स जो कि रिसर्च को प्रमोट कर रहे हैं कि कैसे हम ग्लेशियर मेल्टिंग को मॉनिटर करें
और ऐसी आबादियाँ जो उसके ख़तरात के अंदर आ सकती हैं उनको हम बेहतर मकामात पर मुंतकिल भी करें और उनको हम प्रोटेक्ट भी करें। लवली। अच्छा, इन द एंड मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे देखने वालों को, ज़ाहिर है हम क्लाइमेट चेंज की बात करें दो कि हम एज अ इंडिविजुअल बहुत एक छोटा सा रोल अदा कर सकते हैं, बट ज़ाहिर है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है। डू यू थिंक कि हमें इस चीज़ का इदराक है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में या सालों में कितना एक्सट्रीम और वर्स्ट खुदा न खास्ता हो सकता है या हो रहा है? हमें शायद मुझे नहीं पता कि हमें एहसास है कि नहीं है, लेकिन हमें इस एहसास को उजागर करने की ज़रूरत है। आई थिंक हमारे पास जो न्यूज़ हैं, जो चैनल्स हैं, जो मीडिया है और जो हम रिसर्चर्स हैं, गवर्नमेंट है, आई दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू क्रिएट एन अवेयरनेस कैंपेन। देखिए, एक तो मिटिगेशन है, राइट, फिर एक अडेप्टेशन है, adaptation to something which we cannot change. Exactly. Thank you very much डॉक्टर ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया कि आप इस हवाले से बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज को लेकर। डॉक्टर ज़ुबैर खालिद हमारे साथ मौजूद थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। ऐसे मौसम के अंदर चाय मुझे हर थोड़ी देर के बाद चाहिए होती है, लेकिन अभी हम आपको पेशावर लेके चलेंगे जहाँ की चाय तो बहुत मशहूर है। वहाँ पे एक ऐसा कैफ़े भी है जहाँ आपको चाय भी मिलेगी और किताबें पढ़ने का मौका भी मिलेगा। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन अली से। जी हसन। जी बिल्कुल, देखिए मौसम सरमा अपने आबोताब में है और मौसम जैसे जैसे सर्द होता जा रहा है वैसे वैसे लोग जो हैं वो गर्म खुराक की तमन्ना लिए बाज़ारों का रुख करते हैं और फिर शाम का वक्त हो और रात ढलने को आए और लोग गरम चाय ना एंजॉय करें, ये कैसे हो सकता है। जहाँ पे सूप चल रहा है वहीं पे कॉफ़ी और चाय का भी मज़ा लिया जाता है और पेशावर में कई एक जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग चाय पीने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन एक जगह जो कि इन तमाम जगहों से अलग और मुनफरद बनाई गई है वो इसलिए कि यहाँ पे न सिर्फ चाय सर्व की जाती है बल्कि उसके साथ साथ आप किताब बीनी भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किताबें यहाँ पर रखी गई हैं, लाइब्रेरी बनाई गई है। यहाँ पे ज़्यादातर नौजवान तबका, तालिब इल्म यहाँ पर आते हैं। शाम के बाद दोस्त यार यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और फिर न सिर्फ चाय पीते हैं बल्कि यहाँ पे खुशगपियाँ भी लगाते हैं और जो किताबें यहाँ पे रखी गई हैं उनसे भी फ़ायदा हासिल करते हैं। ये ट्रेंड ख़ास तौर पे जो पुख्तून कल्चर है, जिरगा कल्चर, उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ये बनाया गया है। इसके जो मालिक हैं उनसे भी बात करेंगे, यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो यहाँ पे आके कैसा महसूस करते हैं और यहाँ पे आने के बाद उनका स्ट्रेस लेवल कितना कम होता है। तो हमारे साथ आइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आ चुके हैं इस जगह जहाँ पे न सिर्फ लाइब्रेरी है बल्कि लोग यहाँ पर आके बैठते हैं, चाय पीते हैं, इस वक्त को, इस जगह को, चाय को, किताबों को एंजॉय करते हैं। ये आइडिया, ये मुनफरद आइडिया जिनके जहन में आया, जिन्होंने ये जगह बनाई, तैमूर भाई, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, उनसे बात करते हैं। तैमूर भाई, ये बताइएगा, ये मुनफरद आइडिया आपके जहन में आया तो कैसे आया और इसको अमली जामा कैसे पहनाया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कर लूँ। मेरा नाम तैमूर ख़ान है, बेसिकली बिलोंग्स फ्राम ट्राइब एरिया खैबर। अभी तो डिस्ट्रिक्ट खैबर हो गया, पहले खैबर एजेंसी था तो अभी मैं डिस्ट्रिक्ट खैबर कहूँगा। तो वहाँ पे जो ग्रूमिंग होती है वो हुजरे में होती है। बेसिकली हुजरा जहाँ पे मैं अगर कहूँ तो पर्सनल एक्सपीरियंस है तो लर्निंग का एक ऐसे वाहिद इंस्टीट्यूट है जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। तो वहाँ पे इस तरह मौके नहीं मिलते थे कि जहाँ पे हम बड़ों के सामने बैठ के बुक्स रीड करें। तो ये चाय का कॉन्सेप्ट तो उधर से ही था, बाय बर्थ के मतलब है हुजरे में जाना, उधर चाय सर्व करना, गेस्ट आना, उनको चाय वगैरह, तो काफ़ी दिलचस्प। फिर उसके बाद फिर बड़ों से यही सुनने में आया था कि जी किस्सा ख्वानी, मैं बार बार यही कहता हूँ कि किस्सा ख्वानी, आप बुक्स में पढ़ते होंगे कि किस्सा ख्वानी एक जगह है, लेकिन किस्सा ख्वानी एक हिस्ट्री है। किस्सा ख्वानी के पीछे एक बहुत बड़ी तारीख़ है। ये बेसिकली अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बिज़नेस हब का एक ऐसे हब था, एक ऐसे लोकेशन पे था कि जहाँ पे लोग मुख्तलिफ़ इलाकों से, ये भी सुनने में आया था अपने बड़ों से कि इंडिया से काफ़ी लोग, सिख जो थे तो काफ़ी आते थे।
और यहाँ पे बैठ के बिज़नेस के बारे में बातें करना, फिर यहाँ पे चाय पीना। तो चाय का कॉन्सेप्ट वही मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ। फिर जब हम अपने यूनिवर्सिटी टाइम को अगर याद करें तो यूनिवर्सिटी में भी जब आप पढ़ाई कर कर के तंग हो जाते थे या मतलब है कि एग्जॉस्ट हो जाते थे कि अभी कुछ रिफ़्रेशमेंट चाहिए, तो इस तरह कोई ऑप्शन पेशावर में एज सच इस तरह इन्वायरमेंट थी ही नहीं। लाइब्रेरी एक ऑप्शन थी हमारे पास, लेकिन लाइब्रेरी में फ़ूड वगैरह आपको पता है इस तरह आप नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पे नौजवान लोग भी आ रहे हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं, उम्र का कोई कैद नहीं है उम्र की, लेकिन क्या आपके पास फैमिलीज़ की भी जगह है? और फिर दूसरा, बड़े खूबसूरत आपने ये प्रिंट वगैरह भी करवाए हुए हैं, तो थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइए। तो कोशिश यही है कि आपने पहले सवाल किया कि फैमिलीज़ के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिलीज़ के लिए बेसमेंट हमने सेपरेट बनाया हुआ है। आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, फैमिलीज़ मतलब है आराम सुकून से बैठ के यहाँ पे वो बुक पसंद कर लें। अभी कोशिश यही है कि उनके लिए भी एक किस तरह लाइब्रेरी बन जाए। ऑर्डर्स भी किया हुआ है, बुक्स आ रही भी हैं, इंशाल्लाह करीब नेक्स्ट वीक या होपफुली ये 14-15 डेज़ में बुक्स आ जाएंगी, तो उनके लिए भी सेटिंग कर रहे हैं। और रही बात ये ट्रेडिशन की, तो आपको पता है ये जो है ये बहुत स्पेशल है कावे का, और ये जो है तो ये हमारा ट्रेडिशनल है। तो वो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बहुत कस्टमर आते हैं कि जी हमें इसी में चाय पीनी है, ये कप्स में नहीं पीनी, हमने इन्हीं प्यालों में पीना है। तो कोशिश कर रहे हैं। पीछे अगर आप बैकग्राउंड पे देख लें, हमने एक पूरा पेशावर को ड्रॉ किया है। तो ये पेंटिंग शायद आपको नॉर्मल जगहों में नज़र ना आए, लेकिन इसमें अगर आप देखें, गौर से देखें, तो इसमें ये पूरा पेशावर छुपा हुआ है। इट्स नॉट जस्ट अ पेंटिंग, इट्स बेसिकली होल पेशावर। हाँ, यानी इस एक जगह पे सिर्फ चाय नहीं है, चाय का वो तमाम तर खुलासा यहाँ पर मौजूद है, जो कि एक वक्त में पेशावर में हुआ करता था, जहाँ बड़ों का अदब था, बड़ों का एहतराम था, छोटों के लिए प्यार था, वो माहौल था, वो हुजरा था, वो घर था, वो ऐसे दरो दीवार जहाँ पे दोस्त यार बैठा करते थे, गपशप लगाया करते थे, बामकसद बामानी बातें होती थी, वही माहौल देने की कोशिश की गई है इस जगह पे। कुछ ये भी माहौल मैं आपको दिखाऊं कि आप फुटेज में तो आप देख सकते हैं, लेकिन वैसे भी देखिए कि यहाँ पे लोग बैठे भी हुए हैं, कोई इंतज़ार कर रहा है अपनी चाय के आने का, कावा भी ऑर्डर किया जाता है, खाने पीने की भी अशिया हैं, लेकिन साथ ही साथ ये रैक आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किताबें हैं। तो ये दौर जिसमें मोबाइल ने अपना कब्ज़ा जमाया हुआ है, यहाँ ऐसे दौर में इन किताबों का मौजूद होना इस बात की दलील है कि किताबें अपनी अहमियत मुकम्मल तौर पे नहीं खो चुकी, अभी भी उनकी जगह बाकी है और गुंजाइश बाकी है। कुछ दोस्तों से भी बात करेंगे कि वो यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके भी जज्बात आपको सुनवाते हैं। तो पहले होटल्स में जाया करते थे, इस किस्म का माहौल नहीं था। ये यहाँ पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, जो बड़े हैं छोटे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कि बात इस तरह कि ये जो है ये माहौल बनना चाहिए, ये माहौल अब हमारे पेशावर में ख़त्म हो गया है। और ये जो होटल वाले हैं, जो हमारे दोस्त हैं, इन लोगों ने शुक्र अल्लाह का बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, माहौल को समझते हैं, अपनी सकाफ़त को उजागर किया इन लोगों ने। बैठने उठने की जो बातें हैं या जो पीछे आप लोगों ने वहाँ से भी किया, लेकिन ये देखें आप, ये माहौल हमारा नहीं बन रहा था यहाँ पर, और शुक्र इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया है। यहाँ की माशाल्लाह से ओपनिंग भी नहीं हुई थी, एक दिन पहले हम आए थे, तो जैसे ही हमें यहाँ पे इस कैफ़े पे नज़र पड़ा तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे मस्त जो है यहाँ पे किताबें हैं। इन लोगों ने यहाँ का जो हॉनर है, इन लोगों ने एक ऐसा वो कल्चरल एक किया हुआ है कि हम पर्सनली जो आजकल का जो जनरेशन है, तो वो सारे जो है वो हम मोबाइल में घुसे होते हैं। तो इन लोगों ने किताबें रखी हुई, यहाँ पे हम जब आते हैं तो कावा टी जो भी हो पीते हैं और फिर किताब वगैरह भी पढ़ते हैं, तो अच्छा कैफ़े है ये। आजकल के इस मसरूफ़ तरीन दौर में अगर कोई आपको कीमती तोहफ़ा दे सकता है तो वो है आपका वक्त। जो वक्त दूसरों को दिया जाता है, उससे कीमती तोहफ़ा कोई नहीं हो सकता, और ये जगह उसी कीमती तोहफ़े की मज़हर है। यहाँ पे आप जिसको भी देखेंगे वो वक्त यहाँ पे गुजार नहीं रहा, उस वक्त को एंजॉय कर रहा है। न सिर्फ वो, बल्कि उसके साथ आने वाले उसके दोस्त भी।
ये माहौल पेशावर में किसी वक्त में हुआ करता था, फिर इसे लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि जिद्दत का शिकार होते जा रहे थे। लेकिन अब एक मरतबा फिर पेशावर में ये ट्रेंड चल पड़ा है, जहाँ पे लोग न सिर्फ अपना वक्त एंजॉय करते हैं बल्कि उससे फ़ायदा भी हासिल करते हैं। ये जगह भी उसी चीज़ के लिए बनाई गई है कि लोग यहाँ पर आके न सिर्फ चाय पिएं, गपशप लगाएं, बल्कि किताबों के ज़रिए अपने इल्म में इजाफ़ा भी करें। कैमरामैन नासिर अली बुखारी के साथ हसन अली, पब्लिक न्यूज़ पेशावर। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। आज आपको पता है हमारे सेट पे बहुत मज़ेदार खाना बन रहा है, और वो खाना क्या बन रहा है ये तो मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन उसके साथ साथ आज पाकिस्तान भर में किसानों का कौमी दिन भी मनाया जा रहा है। ज़राई शोबे में जो मुल्क की मईशत है, और आपको पता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, लेकिन आज तक जब भी हम किसानों के हवाले से बात करते हैं, जो कि एक बहुत कलीदी रोल है उनका, लेकिन उनके जो चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह पर बरकरार है। ज़राई कीमतों का उतार चढ़ाव हो, कुदरती आफात हो, आबी किल्लत हो, जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान हो, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज तक हमारे फार्मर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज, जिसकी हम ब्रेक पर जाने से पहले भी बात कर रहे थे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कह लें इसमें अदा कर रहा है चैलेंजेस को लेकर, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हम या वेदर इवेंट्स हम देख रहे हैं कुछ सालों से, जिसने ज़ाहिर है हमारी ओवरऑल ज़राई जो शोबा है उस पर अफेक्ट किया है। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। बिन्यामीन शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ज़राई अमूर, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। उसके साथ साथ जी हमारे किचन में कुछ हैपनिंग चल रही है, और हमजा शेख हमारे साथ मौजूद हैं, सर्टिफाइड शेफ़ हैं। आप इनको मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, बड़े अच्छी रेसिपीज़ बताते हैं, और मैंने खाना इनका पहले टेस्ट नहीं किया, आज मैं वो भी टेस्ट करने वाली हूँ। Welcome to the show, Hamza. Thank you so very much for having me, and finally with you. Finally, because अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, it's been so long कि हमजा भी टीवी चैनल्स के ऊपर आ रहे हैं और मैं भी शोज कर रही हूँ, लेकिन कभी हमें मौका नहीं मिला कि हम साथ कोई ऐसा शो प्लान करते। बिल्कुल। So how have you been? कैसा जा रहा है? I am absolutely fine, so happy to be here. मैं बहुत खुश हूँ आज आपके लिए, आप लोगों के साथ कुछ मिलके बहुत अच्छा सा बनाएंगे। जबरदस्त। और क्या बनाएंगे हम? अच्छा, आज हम बना रहे हैं ब्लैक एंड चिकन, विद अ वेरी नाइस उमामी टैंगी बारबेक्यू टैमरिंड सॉस एंड पैन रोस्टेड पोटैटोस। मैंने कहा फिर अमला के शो पे जा रहे हैं, अमला के शो पे जा रहे हैं तो आज कुछ स्पेशल होना चाहिए। That's so kind of you। और कुछ रेसिपी के हवाले से क्या चीजें आपको रिक्वायरमेंट है? Should we get started? मैरिनेशन करें। So अच्छा, we are taking 1 kg of chicken, क्योंकि आज हमारी टीम माशाल्लाह काफी है, तो मैंने कहा 1 kg के साथ बनाते हैं। आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। आज रेसिपी शेयर करने का मकसद ये है कि आप इजी रहें। ठीक है। आप इसमें कोई चीज नहीं अवेलेबल, यू कैन लीव इट, स्किप इट, बस आपने इसको स्वीट, स्पाइसी एंड टैंगी बनाना है, एंड यू कैन जस्ट फिगर आउट बाकी हम क्या कर रहे हैं। वी विल स्टार्ट आवर मैरिनेशन विद सोया सॉस, व्हिच कैन बी 2 to 3 tablespoons, गुड क्वालिटी, कोई भी आप लें, इट शुड बी गुड क्वालिटी। सम डार्क सोया सॉस, ब्लैक एंड करना है हमने इसको। yes, ये जमैका में जर्क चिकन एक बड़ी पॉपुलर चीज है, ये उसकी फ्यूजन है। सम sriracha sauce, all the good things, and then we'll take our Worcestershire sauce, which ये बहुत अच्छी सीजनिंग है ये भी, and then the most important balsamic vinegar, अंगूर का सिरका, इसको ब्लैक एंड यही करेगा। और हम कहते हैं कि नॉर्मली व्हाइट सिरका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मैरिनेशन के अंदर। अच्छा, इसको अगर आप स्मेल करो तो इट्स नॉट अमेजिंग, बट जब आप इसको ट्रीट करो और इन्फ्यूज करो खाने में तो इट्स अच्छा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ओह इट्स यस, ऑल दी सैलड्स जितने भी आप फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में जाते हो, वो शार्पनेस सारी इनसे ही आती है। अब आ जाते हैं हम टुवर्ड्स द सीजनिंग। तो अब इसमें हम, यू कैन बी वेरी क्रिएटिव, और आप इसमें सिर्फ नमक डाल के यहीं से काम चला सकते हैं, नहीं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एट द मोमेंट इस रेसिपी में है क्यूमिन, जीरा। हमें लगता है जीरा सिर्फ हमारी कढ़ाइयों, दालों में और हांडियों में डलता है, नो, इट्स अ वेरी डाइवर्स स्पाइस, ये हर जगह जाती है।
सो वी विल ऐड सम क्यूमिन, ठीक है, जो इसको ब्लैकेंड होने में जो इसको करेगा हेल्प। ब्लैकेंड का मतलब जला हुआ नहीं है, प्लीज इस चीज का आप लोगों ने भी ख्याल रखना है। सम चिली फ्लेक्स, सम चिली पाउडर एंड सम सॉल्ट। ओके, अच्छा हमजा, आप जो भी चीज डाल रहे हैं वो आप प्लीज इस कैमरा में साथ साथ दिखाते रहिएगा। दिस इज योर कैमरा, ताकि हमें आइडिया हो जाए और हमारे देखने वालों के भी। ओके, परफेक्ट। बस ये देखें। अब आप इसको मिक्स करेंगे। या वील मैरिनेट दिस, ओके, एंड देन वील ग्रिल दिस, एंड देन वील डू द सॉस, ओके, एंड देन वील डू द पोटैटोस। ओह लवली। आप मैरिनेशन के बाद इसको ग्रिल करेंगे? बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैं इसको बस अभी पैन को बल्कि ग्रिलिंग के लिए मैं गरम करने के लिए रख देता हूं, तब तक मैं इसको मिक्स कर रहा हूं। ओके डन। आप अपने काम को कंटिन्यू रखें, हम बनियामीन साहब से बात करके फिर आपकी तरफ दोबारा से आते हैं। आज हम किसानों का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, दो कि इट्स अ गुड साइन कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस जो किसान हमारे आज तक इस मॉडर्न एज के अंदर भी फेस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर ये देखिए, हमजा साहब के पास जितनी चीज़ें सारी किसानों ने उगाई। हम सुबह ब्रेकफास्ट से लेके एंड तक जो भी हम खा रहे होते हैं सब किसानों की वजह से हमारे पास आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम किसी जगह किसान को क्रेडिट नहीं देते। देखें, इस सर्दी में जब रात को टेम्परेचर माइनस में होता है तब भी किसान अपनी फसलों को इरिगेट कर रहा होता है, पानी लगा रहा होता है। यानी ये इतनी सख्त ड्यूटी है कि दुनिया में कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जिसमें इस तरह की जो चीज़ें वो फेस करना पड़े। रात को जब आप फसलों में काम करते हैं तो आपकी जान को भी ख़तरा होता है। सो ये एक किस्म का जहाद है, और इसीलिए कहते हैं कि ज़राअत एक इबादत है, क्योंकि ये जब तक आप इबादत समझ के इसको करते नहीं हैं, ये विल पार आ ही नहीं सकती कि आप इतने जज्बे के साथ, जोश के साथ काम करें। अच्छा, ऑन द अदर हैंड दुनिया में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है, इस चीज़ को रिगार्ड किया जाता है, इस चीज़ को ऑन किया जाता है कि फार्मर्स पूरी नेशन के लिए अनाज उगा रहा है और इसको हमने रिवार्ड देना है, ऑनरशिप लेते हैं ना, ऑनरशिप लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में बिल्कुल जो लावारिस तबका है वो फार्मर्स का है। हम कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बर्डन आपने डालना है, रोटी सस्ती करनी है, किसान की गंदम सस्ती कर दो। तेल सस्ता करना है, किसान के ऑयल सीड सस्ते कर दो। राशन सस्ता करना है, किसान की चीज़ें सस्ती कर दो। कोई किसी के साथ, कोई किसान को नहीं पूछता कि भाई तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, तुम्हारी कॉस्ट कितनी आ रही है। इस साल जो किसान ने गंदम प्रोड्यूस की थी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 3500 रुपये मन थी। ये रिसर्च स्टेशंस का डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है कि 3500 रुपये मन गंदम इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है फार्मर की, 3900 में हम बाय करेंगे। बिल्कुल ठीक अच्छा, बदकिस्मती से 26-2700 में बिकती रही। इसका मतलब है 12-1300 रुपये फ़ी मन किसान को हमने लॉस दिया। और आपका 60-70% किसान जो है वो गंदम लगाता है, यानी पूरे पाकिस्तान के 70% जो आपका तबका है आपने उसको लॉस दिया। इसी तरह राइस के साथ भी हमने फार्मर को लॉस दिया। अब इस वक्त ये देखें कि गन्ने का सीज़न चल रहा है। अब हमारे हमसाया मुल्क में गंदम की फ़ी मन कीमत पाकिस्तानी करेंसी में 500 रुपये है, जबकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट 200 से 250 रुपये है। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 400 रुपये से ऊपर है गन्ने की फ़ी मन, और हम जो किसान को दे रहे हैं इस वक्त वो सिर्फ 325 से लेके 360, यानी अगेन गन्ने में भी हम फार्मर का लॉस कर रहे हैं। तो ये वो प्राइसेस है। अच्छा, ये प्राइसेस का मसला है। ये सारे जितने भी हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं सबको पता है कि इस वक्त किसान पिसा हुआ तबका है, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। मतलब आप अलमिया ये देखें कि एक ऐसा तबका जो कि आपकी पूरी मुल्क की, आप एक ज़राई मुल्क कहलाते हैं, उसकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जब आप उस किसान की हालत देखें तो आपको लगता है कि ये हम वही लोग हैं जो इनकी बनाई हुई, इनकी उगाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वो तबका है जो निगलेक्ट हो रहा है और जिसको कोई पूछने वाला नहीं, जिसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, जब पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आया है, हमने 98 में जब एटॉमिक टेस्ट किए अपने, तो उस वक्त जितनी भी फाइनेंशियल एम्बार्गोस पाकिस्तान में लग गई, यानी ना कुछ आप किसी से ले सकते हैं ना दे सकते हैं, तो 2-3 साल जो फार्मर था इसने सारी चीज़ें उगाई और पाकिस्तान को स्टेबल रखा। आप ये सोचें कि सिर्फ हमें 10 से 15% गंदम इंपोर्ट करना पड़ती है। ये गुज़श्ता 3-4 साल हमने की है। तो जो हमारे फाइनेंस वाला चैप्टर है वो बुरी तरह मुतासर हो जाता है उससे। हम वो जो हम 2 से 3 बिलियन डॉलर देते हैं बाहर, वो फिर हमें साथ मिल नहीं रहा होता। और अगर किसान इससे ज़्यादा अगर आपको झटका दे दे तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे।
लेकिन ये जो पॉलिसीज हैं हमारी, ये किसान खुश हैं। वो इस वक्त जो किसान की सिचुएशन है, वो एक शेर है बड़ा अच्छा कि जिस खेत से दहका को मयसर ना हो रोजी, उस खेत के हर खुशा गंदम को जला दो। अब किसान के पास कोई अल्टरनेट नहीं है, वरना इस वक्त पाकिस्तान में किसान फैक्ट्री होती तो बंद कर देता, प्रोडक्शन यूनिट होता बंद कर देता, जॉब होती छोड़ देता, लेकिन उसका ये स्किल है, उसका स्किल है ना, उसको और कुछ आता नहीं है। और इसका हम फायदा उठा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट इसका फायदा उठा रही है कि इसको कुछ नहीं आता, यही ज़मीन है इसके पास और इसी ज़मीन में ही इसने मरना और जीना है, तो इसका फ़ायदा उठाओ। सिर्फ ये वजह है। और इस वक्त आप ये देखें कि आप मुख्तलिफ सर्वेस छपते रहते हैं, इस वक्त किसान जो है वो हमारी मौजूदा हुकूमत से सबसे अगर नाला तबका है तो वो किसान है। आई एग्री। या और हमने देखा भी है कि आए रोज़ किसान एहतजाज कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, और वही बात है, उनके मुतालबात है। गंदम की आप बात कर रहे थे, पिछले दिनों इतना बड़ा मसला चला, किसान रोड पे बैठे रहे इस एहतजाज के चक्कर में। अब एड्रेस करने वाला फिलहाल कोई नहीं है। अच्छा पाकिस्तान में, सॉरी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान में ना 3 सेक्टर बनते हैं एग्रीकल्चर में। नंबर 1 रॉ मटेरियल सप्लायर है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल हैं, खाद्य हैं, बीज हैं, ज़री अद्वियात हैं। दूसरा तबका है किसान का, जिसने प्रोडक्शन करनी है, और तीसरा तबका है प्रोसेसिंग का, जिसने किसान से रॉ मटेरियल उठा के आगे प्रोसेसिंग करके फील्ड में देना है। अब जैसे आप मिडल मैन भी कहते हैं, या मिडल मैन भी आप कह सकते हैं, लेकिन मिडल मैन तो रॉ मटेरियल में डील कर रहा होता है। आगे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है पूरी हमारी, जिसने मेज गंदम लेके आटा बनाना है, मेज लेके आगे उसकी प्रोडक्ट्स बनानी है, बीज लेके तेल बनाना है, ये सारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। आपकी रॉ मटेरियल इंडस्ट्री और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंतहाई यूनाइटेड है और इंतहाई वेल मैनर्ड, वेल प्लान्ड तरीके से चल रहे हैं। बीच में एक रह जाता है किसान। अब किसान सबसे अनमैनेज्ड तबका है, और आपको एक और बात बताऊं कि किसान को मैनेज होने ही नहीं दिया गया। क्यों? किसान की एक तंजीम थी, एक वक्त था, आज से कुछ 10 साल पहले, फिर इसको डिवाइड एंड रूल फार्मूला लगाया गया कि ये अपने हक के लिए खड़े ना हो। इस वक्त 3 तंजीमें हैं और तीनों में से कोई भी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव तंजीम नहीं है किसानों की। यानी किसी प्लेटफॉर्म पे किसान अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। एक किसान एक साइड पे डिवाइड हो जाएंगे, दूसरे किसान, दूसरा तबका दूसरी साइड पे, और किसानों की आवाज़ जब आप यूनाइटेड हो के नई आवाज़ उठाएंगे, आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। देखिए मैं छोटी सी मिसाल देता होता हूँ कि इंडिया में 2020 में एक एक्ट आया था, उसे कहते थे फार्म रिफॉर्म्स एक्ट। ठीक है। और वो एक्ट ये था कि गवर्नमेंट जो सपोर्ट प्राइस देती है या कम्युनिटीज बाय करती है एग्रीकल्चर, वो उससे आउट हो रही थी। ये प्राइवेट सेक्टर के जिम्मे डाल रहे थे कि आप खरीदो फरोख्त करें, हम इसमें से माइनस होते हैं। बाकी भी बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन उसकी मेन चीज़ ये थी। इसके ऊपर किसान सड़कों पे आए और 7 माह तक एहतजाज किया, और मोदी ने किसानों से जाके माफ़ी मांगी और अपना एक्ट वापस लिया, और 30 प्रोडक्ट्स के ऊपर सपोर्ट प्राइस अनाउंस की इंडिया में गवर्नमेंट ने। अच्छा, ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में चंद माह कबल उसी तरह का बिल आया है और किसी किसान को पता तक नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ है। अब हुकूमत मुकम्मल तौर पर आउट हो चुकी है सपोर्ट प्राइस से, ना कोई हुकूमत चीज़ खरीदेगी, ना हुकूमत ज़री मुदाखिल करेगी, ना हुकूमत सपोर्ट प्राइस अनाउंस करेगी। यानी अब हम टोटल मिडल मैन या फिर जो मार्केट फोर्सेस हैं उनके हाथ में है। वो किसी तरह भी फार्मर को ब्लैकमेल कर सकते हैं, जिस तरह आप कर रहे हैं, सबको पता चल रहा है, गन्ने के साथ, वीट और राइस के साथ, कॉटन के साथ। अच्छा, अब ये पाकिस्तान में अगर कोई किसानों की तंजीम होती तो वो इसके ऊपर ज़रूर एहतजाज करते, लेकिन देख लें किसी को पता ही नहीं चला। ये क्या हाल है, उस्तगफिरुल्लाह। मतलब हम कैसी बात कर रहे हैं आज के दौर में, और अपने हमसाया मुल्क की हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें। मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले चूँकि हमजा के किचन में से खुशबू जो है ना इतनी शदीद आ रही है मुझे, और मेरा बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आई होप कि बुनियामीन साहब को भी ये मसला हो रहा होगा। हमजा, क्या हो रहा है ये? अच्छा जी, हमने अपना चिकन का एक बैच ग्रिल कर लिया है, ठीक है, एंड द सेकंड बैच इज ऑन इट्स वे। आप देख सकते हैं कि मैरिनेशन काफी डार्क कलर की है, टू बी नाइस एंड डार्क ऑन द टॉप एंड मॉइस्ट इनसाइड। फिर हम थोड़ा सा इसको सॉस में कुक करेंगे और डिश आउट करेंगे, और आप अच्छा, हम सॉस में भी इसको कुक करेंगे स्लाइटली, जस्ट यू नो वार्म इट अप, और थोड़ा इसे मॉइस्ट करने के लिए। फिर से चिकन ब्रेस्ट है, तो ये देखें
अभी भी यार एब्सोल्युटली यार किचन इज ऑन फायर, हमें बड़ा मजा आ रहा है। तो ग्रिलिंग ये सर्दियां हैं तो मजा आ रहा है, हम गर्मियों में बड़ा मजा हमने गर्मियों में भी किया हुआ है सब कुछ, तो वी आर सो यूज्ड टू इट। एयर कंडीशनिंग होती है, थोड़ा बहुत आदत हो जाती है तो चल जाता है काम। Anyways, so we are grilling the chicken, and it smells amazing. I'm already celebrating myself. I'm a hungry chef myself. नहीं आपकी जो खुशबू आ रही है, जो अरोमा है इस खाने का, वो यहाँ तक आ रहा है। I can imagine कि शेफ के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और जब आप अपनी पसंद की डिश बना रहे हो तो वैसे ही आपको अच्छा लगता है। मुझे ब्रेक पर जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो उसके बाद फिर हमजा से भी बात करेंगे, और बेंयामीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जनाब, मुझे ये खुशबू यहाँ किचन में खींच लाई है, और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। स्टेक्स ग्रिल हो गए हैं, और हमजा वो क्या कर रहे हैं? अच्छा, हमने क्या किया है, यहाँ पे चिकन हमारा ग्रिल हो रहा है, वो सबको करना आता है। आपने मीडियम फ्लेम पे इसको ग्रिल कर लेना है, और जैसे ही आपको लगे कि डार्क हो रहा है ऊपर से, ये थोड़ा इसका ब्लैक एंड चिकन इसका किसी वजह से नाम है, आप देखें इट्स प्रीटी नाइस एंड चार्ड। तो आपने इसको अलग कर लेना। अब आ जाते हैं सॉस की तरफ। आपने एक मीडियम साइज का अनियन लेना है, उसको आपने चॉप करना है। जब वो थोड़ा सा कैरेमलाइज हो जाएगा तो आपने मतलब थोड़ा सा रंग पकड़ लेगा, तो फिर उसके अंदर हम डालेंगे टेमरिंड पल्प, जो इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इमली का पानी। हाँ, इमली का पानी, इमली का पानी हम डालेंगे। एंड ये इस टाइम हमारा की इंग्रेडिएंट है, सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है, और इसी के साथ हम इसकी सीजनिंग कर देंगे, जिसमें हम विल ऐड अबाउट 2 tablespoons of sugar, and then a good healthy amount of chili flakes, and then salt. ठीक है, बाकी सारी हमारी सीजनिंग कंप्लीट है। हाँ जी। अच्छा, इसमें मुझे बताएं, हम इसको तेज आंच पे पका रहे हैं, राइट? जी। एंड वील ऐड सम HP सॉस। HP सॉस नहीं है, स्किप इट, जस्ट ऐड द सॉसेस यू हैव, जो आपके पास अवेलेबिलिटी है, राइट? वील ऐड आवर डार्क सोया सॉस। ये चिकन मेरे ख्याल से हमारा हो गया, हम इसको भी निकाल दें। और क्योंकि हमने इसको अभी फर्दर सॉस के अंदर थोड़ा ग्रिल करेंगे इसको। ये देखें, माशाल्लाह, इट्स ऑल नाइस एंड कुक्ड। सो वील जस्ट मुझे दे देंगे, मैं इसको रख देती हूं। चलें, थैंक यू। तो अच्छा जी, अब सॉस में हमारा जाएगा आवर सोया सॉस, व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हमारे लोकली भी बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। एंड आप किसी भी कंपनी की यूज कर सकते हैं, राइट? ओके। और परफेक्ट हॉट सॉस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर आप इंपोर्टेड सॉसेस ले लेना, ये जिस जगह की जो सॉस है, तो उससे क्या होता है कि आप कहेंगे आज की एक ही स्पून से सारा काम करता जा रहा है। ये घर पे ऐसे करते हैं हम ना। हाँ, ये होमली फील्स है क्योंकि हम घर पे भी यही करते हैं कि एक ही चम्मच मैं तो सब जगह मिक्स कर लेती हूँ। ओके, a little bit just for the kick. Okay. And in the end we'll do our chili garlic sauce. Chili garlic sauce. अब chili garlic sauce जो है ना, इसको अच्छी बॉडी देगी। अगर नहीं है, you add ketchup और just skip it. Okay. ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि देखें, अब जिस सिचुएशन में अभी हमारी सॉस है ना, इट्स वेरी डार्क ब्राउन, तो हम इसी पॉइंट पे जो हमने चिकन ग्रिल किया है, हम उसको एग्जैक्टली तो फिर ये थोड़ा जूसी सा हो जाएगा, एग्जैक्टली हम इसको ब्रेज करेंगे, और जो चिकन के अंदर थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी वो इसमें हमारी पूरी हो जाएगी। एंड देन वील डू आवर पोटैटोज, फिर हम इसको स्प्रिंग अनियन की शार्ड्स के साथ सर्व करेंगे, एंड इट विल बी वेरी डिलीशियस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, लवली। जब तक इसमें सॉस के अंदर कुक हो रहा है, चूंकि बेंयामीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कि फार्मर्स के हवाले से बात करें, इन द एंड बेंयामीन साहब मैं चाहूंगी जरूर थोड़ा सा पॉलिसीज को लेकर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, इन सारी चीज़ों को जो हम लैक करें, क्योंकि हमारा फार्मर अभी तक उस ओल्ड स्कूल तरीके से एग्रीकल्चर के चीज़ों को कर रहा है। दो की कुछ जगह पे है, बट वो अप टू द जो कह रही ना मार्क नहीं है चीज़ें। सो व्हाट डू यू थिंक कि हमें क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है टू फैसिलिटेट आवर फार्मर्स? अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि हम जब तक किसान को एक कंपेटिटिव इन्वायरमेंट नहीं देंगे, एक डूएबल बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं देंगे, तब तक फार्मर कोई अच्छा काम कर नहीं सकता। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारा फार्मर जो है, हम 5 अरब अमेरिकी डॉलर का खाने का तेल इंपोर्ट करते हैं बैरून ममालिक से, जो हमारी ज़मीनों में उग सकता है।
अच्छा, हमारे पास ये पोटेंशियल है। यस, हमारा जो पेट्रोलियम ऑयल है वो ज़मीनों में से नहीं उग सकता ना, नहीं निकल सकता, बहुत कम निकलता है क्वांटिटी में, लेकिन हम खाने वाला तेल ज़मीनों से निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही किसान कोई चीज़ ग्रो करता है, उसकी प्राइस थोड़ी ऊपर जाती है, हुकूमत बाहर से ऑयल इंपोर्ट कर लेती है। तो इसका मतलब है कि अगले साल अगर किसान को लॉस हुआ तो वो किसान फसल नहीं लगाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट को इंपोर्ट 1-2 साल के लिए बैन करनी चाहिए, ताकि किसान अपना मकामी सतह पर उगाएं और सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। हम इतना बड़ा जो ज़र मुबादला देते हैं उससे हमारी जान छूट जाए। अच्छा, एक ये पॉलिसी मैटर है जो हुकूमत इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जब लगाएगी तब बेनिफिट जो है वो फार्मर को आएगा। दूसरी बात ये है कि जिस तरह हमारा हमसाया मुल्क है 30 ज़रूरी चीज़ों के ऊपर स्पोर्ट प्राइस देता है। स्पोर्ट प्राइस ये है कि आपके मराकज़ बने हुए हैं हुकूमत के, अगर बाहर मार्केट में उससे अच्छे रेट पे बिक्री चीज़ तो आप बेच दें, वरना उस रेट पे गवर्नमेंट को आके दे दें। ये इंडिया में 30 चीज़ों पे हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट कम से कम कुछ 4-5 चीज़ों पे स्पोर्ट प्राइस दे दे, जो ये चाहते हैं कि हम बाहर से इंपोर्ट ना करनी पड़े, उस पर किसानों को स्पोर्ट प्राइस दे दें और बाइंग कर लें किसानों से। तो ये एब्सोल्युटली हमारे किसान दुनिया के मेहनती तरीन किसान हैं, आप जो कहेंगे वो पैदा कर दें। अच्छा, इसके बाद ये देखें कि अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मसनूई ज़हानत जो है वो अब दुनिया में ज़राअत में इस्तेमाल होना शुरू हो चुकी है। हम आज भी जहर से जड़ी बूटी मारते हैं, जहर से फंगस का ट्रीट करते हैं, जहर से हम फसलों को मुख्तलिफ जहरों से, मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए जहर का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीके से लेज़र के ज़रिए हो रहा है। अब देखिए, ये अभी नया काम है, इसमें तो पाकिस्तान आ सकता है। हमारे इदारे हैं जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, हमारे इदारे हैं जो मैकेनिकल चीज़ों को समझते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे विल और प्रेफरेंस का और प्रायोरिटी का मसला है। यहाँ पे ये मसला नहीं है कि यहाँ पे लोग काम नहीं करना चाहते, फैसिलिटेट। आपने भी पहले अपने जो ब्रेक से पहले हम बात करें उसमें बात की कि हमने खुद नहीं किया अपने किसानों को इतना अप टू डेट, तो ये विल का ही मसला हुआ ना। यू एग्री विद दैट? या बिल्कुल ऐसे ही देखें, प्रायोरिटीज बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि प्रायोरिटीज नहीं है, वरना पूरी दुनिया में एआई का इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चर में, और हमारे किसी रिसर्च स्टेशन में आज तक इस पे इनिशिएटिव नहीं लिया गया, किसी यूनिवर्सिटी में कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, किसी जगह पे आप फार्म के ऊपर प्रैक्टिकल चीज़ नहीं देखेंगे जिस पे मसनूई ज़हानत इस्तेमाल हो रही हो। हम आज भी वही 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो फार्मर का एक और प्रॉब्लम है, वो इनफैक्ट प्रॉब्लम का नहीं है, वो फार्मर का नहीं है प्रॉब्लम, वो हमारे रिसर्च स्टेशन का है। हम किसानों को जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है क्रॉपिंग की, वो नहीं सिखाते नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे पास आके सीख लें, जबकि दुनिया में ऐसे नहीं होता। क्रॉपिंग जोन्स बने होते हैं, उन क्रॉपिंग जोन्स में हुकूमत के या रिसर्च स्टेशन के लोग मौजूद होते हैं और वो प्रैक्टिकली जाके फार्मर्स को बता रहे होते हैं कि अगर आप ये काम ऐसे करें तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। मगर हमारे यहाँ किसानों को अगेन प्राइवेट कंपनीज़ के रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है, जो अपनी चीज़ें बेचने के लिए उसको ज़रूरत है नहीं जहर की, उसने जहर डलवाना ही है उस खेत में क्योंकि वो वहाँ गया हुआ है, उसने खाद डलवानी ही है क्योंकि वो वहाँ गया हुआ है, उसने वो बीज अपना बेचना ही है किसान को। तो इसकी जगह अगर गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो नीड असेसमेंट बेस्ड चीज़ें इस्तेमाल करवाएगा, लेकिन जाहिर है जब प्राइवेट कंपनी गई है तो उसने अपनी चीज़ बेचनी है। सो ये जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है आप और मैं यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रॉपर इदारे मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, मिनिस्ट्रीज मौजूद हैं, उसके बावजूद अगर ये चीज़ फोकस में नहीं है तो ये कितनी अफसोसनाक बात है कि आज हम 2024 में बैठ के, जहां दुनिया अभी बिन्यामीन साहब ने कहा एआई का इस्तेमाल करिए जो कि अभी लेटेस्ट चीज़ है, और पाकिस्तान के अंदर भी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारा किसान जो इतने सारे चैलेंजेस से दो चार है और जिसके ऊपर आपकी इकोनॉमी डिपेंड करती है, अगर आज भी हम उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये हमारे लिए कितने अफसोस और अलमिया की बात है। थैंक यू वेरी मच बिन्यामीन साहब कि आपने बड़ी अच्छी सजेशंस भी दिए हैं और इस हवाले से बताया भी है। आज चूँकि हम फार्मर्स के हवाले से दिन को सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेट तो खैर हमें इन्हें रोज़ करना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये सोचना और ये कुछ करना पड़ेगा इन किसानों के लिए कि ये बेचारे जिस हालत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आए रोज़ सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, एहतजाज, धरने, अगर हम इनके एड्रेस नहीं कर सकते इश्यूज़ तो फिर हम किस मुंह से एक्सपेक्ट करते हैं कि किसान हमारे लिए अनाज उगाएगा। बड़ी अफसोस की बात है जी, और ये हमने सोचा कि डिस्कशन होनी चाहिए। मीनवाइल अब जाहिर है जिस किसान की उगाई हुई चीज़ें आज हम अपने किचन में इस्तेमाल करें उसके इश्यूज पे बात करें। हमजा, दैट्स सो सैड। आपका कहाँ तक पहुंचा है? अब हमें क्या करना है? वी आर ऑलमोस्ट देयर। अब हमने क्या किया है कि साइड डिश पे आप इसके साथ फ्राइज कर सकते हैं,
राइस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर मैंने क्या किया, मैंने कहा लेट्स डू इट लिटिल डिफरेंटली। तो हमने बेबी पोटैटोज, छोटे आलू ले लें आप, या आप नॉर्मल आलू ले लें, उनको मीडियम साइज में काट लें। उनको हम इस टाइम सौते कर रहे हैं विद सम ऑयल, गार्लिक, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स, सॉल्ट, और ये हमारी मिक्स इटालियन हर्ब्स चली गई। ये जो ड्राइड हर्ब्स हैं ये थोड़ी बिटर होती हैं, आपने बहुत ज्यादा नहीं डालनी, और इन पे हम थोड़ा सा कलर आने देंगे। और ये जो आलू हैं ये पहले पाव बॉइल्ड हैं, मतलब यार पार्शियली बॉइल्ड। और हम ये देखें, हम इसमें सर्व करेंगे, तो मैंने थोड़ी ये क्लियर कर दी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ सपोर्ट। आई जस्ट, मैंने उस शहीदों में मैंने ना अपनी उंगली रखी है कि ये भी मैं भी कर रही हूँ कुछ ना कुछ, नहीं, तो ये काम कर रहे हैं। अब देखें हमारी सॉस पे कितना अच्छा ग्लेज आया है, और माशाल्लाह कितनी अच्छे से वो हो गई है। I'll just do a bit of cleaning ताकि हमें यहाँ सब। So you like things nice and tidy? Oh yes. And I can be super clumsy in the kitchen. No, that's perfectly fine. Because I have to be quick. Yeah, I so agree with that कि जब कोई कुकिंग कर रहा होता है तो उसके साथ हेल्प इसीलिए चाहिए होती है। बिल्कुल। So that's why. Okay. और हमारा ये फ्राई हो रहे हैं और अब हमने सिर्फ सर्विंग करनी है, right? Okay, perfect. So we'll make things easier for you. अच्छा, आप इसके साथ फ्राइज कर लें, बॉइल्ड राइस कर लें, जैस्मिन राइस कर लें, गार्लिक राइस कर लें, फ्राइड राइस कर लें। We are giving you all the options. Okay. Even you can make very delicious sandwiches with this chicken. कि आप बन लें, उसको टोस्ट करें, इसके अंदर ये चिकन रखें, and the sauce and some salad inside, and it's great to go. तो ये देखें जी, हमारा almost our potatoes are done. अब हम इसकी सर्विंग करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, so that we can just serve. So इतनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे। Here we go. Here are the potatoes. Oh wow. See. Nice, juicy and very well cooked. Yeah. इसके ऊपर जो सीजनिंग है ना हर्ब्स की, वो इतनी अच्छी लग रही है। You can just place it here. Okay, perfect. So here we go, and here are the potatoes, and then we'll do our chicken on the side. Okay. Like this, so. और इसके ऊपर हम सॉस को पोर कर देंगे, right? Yes. Lovely. It's nice and dark, and you know, it's ये, और ये हमारे लोकल, हमारा जो देसी पैलेट है, उसमें भी बहुत अच्छा जाएगा ये। और ये आप जब आपके घर कोई दावत है कुछ ऐसे, अगर आप उसमें थोड़ा देसी से हट के कुछ बनाना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी सर्विंग डिश है। इस दफा आप बोनलेस हांडी ना बनाए ना मेरे कहने पे, इस दफा आप ये बनाएं। तो ये देखें जी, जबरदस्त। So here is the sauce going on it, and we'll put some on the side बाद में यूज करने के लिए, and we need these spring onion shards. अच्छा, we call them spring onion shards. आप लंबा लंबा इस तरह काट लें, और खाना खुश शक्ल होना चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ, ताकि आपका खाने का भी Can I have a tissue paper? Yeah, for sure we have it. Thank you. Here you go. Thank you. I'll just clean the dish slightly. Okay. And here we go. ये देखें जी, फाइनल इसकी आप सब, मैं जरा उधर आती हूँ और मैं दिखा देती हूँ कैमरे में। कैमरा प्लीज आप इसको, ये गर्म है थोड़ा सा, या ओके, इसको आप ऐसे देख लें, और ये देखें क्या बात है। हमजा, थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़बरदस्त, और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी थी। आप आए और आप बहुत वाइब्रेंट तरीके से बता रहे थे, दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, ये बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। हमजा शेख जी हमारे साथ मौजूद थे, और हम ऑन एंड ऑफ कोशिश करेंगे कि हमजा को तकलीफ देते रहें अपने किचन के अंदर, क्योंकि खाना देखने में बहुत अच्छा है। मैं और फिर इसको टेस्ट करूंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।